चलो अब आज वाली क्लास की डिस्कशन है कंप्लीटली सर्कल्स की जो हमने असाइनमेंट अटेम्प्ट करी उसके हर क्वेश्चन की। तो बिल्कुल ध्यान में रखना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बहुत स्ट्रांग टॉपिक बन जाता है अगर हमें वो सारा 11th का करा हुआ काम अगर रिकॉल हो जाए। तो मुझे ऐसा लगता है, और ये बात हमने क्लास में जिस समय कभी 11th में करा या जो बच्चे अभी साथ में 12th में कर रहे हैं उनको क्लियरिटी में समझ में आना चाहिए कि ये टॉपिक स्ट्रेट अगर जब सर्कल्स हम लोग कर रहे हैं तो सर्कल्स में जो इक्वेशंस हम फेस करेंगे वो पूरी तरह हमारा बेस बना देती हैं पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला के लिए। इसलिए सर्कल्स के थ्रू ये अपॉर्चुनिटी को रखना कि वो सारे के सारे काम को रिवाइज कर लो, उससे बचना नहीं। सारी इक्वेशंस जो हमने करी वो सारी अभी क्लास के बीच में भी आ जाएंगी। पर इंपॉर्टेंट टास्क क्या है कि अगर मान लो वो भूले हो, विच इज़ अ वेरी नॉर्मल थिंग, तो फटाफट अभी ये अपॉर्चुनिटी है कि उन क्लासेस को फटाफट रिकॉल कर लो। जो फॉर्मूले जैसे मैंने बताया उनको फटाफट स्पीड पे रेडी करूं, टेस्ट में नंबर आने चाहिए। याद रखना कि एक दिन में कुछ नहीं होता, स्टेप्स में ब्रेक करो जैसे हम लोग अभी कर रहे हैं। जब स्ट्रेट लाइन सर्कल्स का टास्क मिला है हमें करने को तो उसमें मुझे परफेक्शन चाहिए जो अब टेस्ट होना है। ऐसे इसके बाद कंप्लीट कोनिक सेक्शंस का टेस्ट होगा, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला मिला के, तो उस वाले टेस्ट में फर्दर परफेक्शन लेके आओ। स्टेप्स में चलो, याद रखना कहीं भागने की जरूरत नहीं होती, कोई स्पीड नहीं मारनी। करा हुआ क्वेश्चन आएगा हमारे सामने आईआईटी में अल्टीमेटली, लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि उनको करा हुआ क्वेश्चन भी वो रिकॉल ही नहीं कर पाते। तो जो करवा दिया उसके बाहर का हमें कुछ मिलेगा नहीं, पर अकेली ट्रबल क्या है कि जो करा हुआ है ना वो हमें आता तो हो। तो चलो हर क्वेश्चन को हम लोग अब ध्यान से देखना शुरू करते हैं। इसमें अब देखो डायरेक्टली हमें एंगल ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू सर्कल्स गिवन था, तो मेरी फटाफट बिल्कुल फिगर की स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए थी कि हमें ये क्लियरिटी है, रिकॉल करो ये सब हमने करा हुआ है, ये रहा। तो जब हम लोग टू सर्कल्स का एंगल ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो अब हम एक्चुअली आगे का सिलेबस भी कर चुके हैं। तो टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालना है, तो रिकॉल करो कि हमें टेंजेंट्स के बीच में एंगल निकालने के लिए टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए, कौन टाइम बर्बाद करे। तो हम लोग सर्कल के केस में चालाकी क्या करते हैं कि हम इसके नॉर्मल्स के बीच में एंगल निकाल देते हैं। सेंटर से ज्वाइन करती हुई लाइन नॉर्मल बनती है, जो टेंजेंट्स के बीच में एंगल होता है वही नॉर्मल्स के बीच में एंगल होता है, क्योंकि 90 डिग्री से दोनों के बीच में, तो ये एंगल हो गया थीटा। रिकॉल करो ये R1 है, ये R2 है और ये D है। अब हमने अप्लाई कर दिया कोसाइन फॉर्मूला, तो कॉस थीटा बराबर था R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 2R1 R2। ये जो भी अपने पास यहाँ पे गिवन है वो अपना ऑप्शन हो गया। सी ऑप्शन में यही लिखा होगा। सीकेंड थीटा क्लियर है, वो सिंपली उन्होंने कॉस थीटा को रेसिप्रोकल करके ले लिया, जो कि सी ऑप्शन है। इसी में फर्दर रिकॉल करो कि हमने याद करा हुआ है कि जब दो सर्कल्स ऑर्थोगोनल होंगे तो ये R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर बराबर हो जाएगा D स्क्वायर के, मतलब सिंपली सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस के। फर्दर वहीं से हमने डेवलप करा था कि टू सर्कल्स अगर ऑर्थोगोनल हैं तो 2G1 G2 प्लस 2F1 F2 बराबर होगा C1 प्लस C2 के। ये सारी बातें हमें याद हैं। एग्जाम में अगर ऑर्थोगोनल का क्वेश्चन आया तो हम या तो ऐसे एंटर करते हैं या फिर यहाँ से एंटर करते हैं। ये बात हमें बिल्कुल याद रहेगी, एग्जाम में क्वेश्चन आया तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये भी बिल्कुल सिंपल था, पर चलो प्रैक्टिस ही है। हमें क्या गिवन था कि एक सर्कल है, इसका सेंटर कितना गिवन है 1, -2, इसका रेडियस कितना आ गया 1 + 2 का स्क्वायर 4, 5 - 3 2, तो उसका रेडियस आ गया √2। हमें ये देख के कहा गया कि अगर इसकी साइड्स अगर इसके अंदर स्क्वायर इंस्क्राइब करा और उसकी साइड्स अगर पैरेलल टू द एक्सिस अगर है, देखो मेरी स्पीड नोटिस करना, ये रेडियस हमें कितना गिवन है √2, सर्कल है, स्क्वायर है यहाँ पे, ये एंगल 45 डिग्रीज होता है, ये 1 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। तो अगर मुझे ये कोऑर्डिनेट निकालना हो, ये 1, -2 है, तो मैं 1 x में बढ़ाऊंगा 2, 1 y में बढ़ाऊंगा -1, तो एक कोऑर्डिनेट होगा 2, -1। ऐसे ही बाकी सारे। ये वाला कोऑर्डिनेट निकालने के लिए क्या करेंगे, x को 1 कम कर देंगे विच विल बिकम 0, और y को 1 बढ़ा देंगे विच वुड बी -1। इस कोऑर्डिनेट को निकालने के लिए क्यों ऐसा कर पा रहा हूँ, क्योंकि जो एक्सिस हैं वो पैरेलल टू x और y एक्सिस हैं, जो स्क्वायर की जो साइड्स हैं। पर ये बहुत तेज होने वाला था। अब यहाँ पे ये वाला कोऑर्डिनेट कैसे निकालें, x कोऑर्डिनेट तो 2 ही हो गया, y कोऑर्डिनेट -1 कम हो गया -3, ऐसे ही आ गया 0, -3। तो ये ऑप्शन है नहीं, जो कि हमें पहले ही दिख रहा था। इस केस में मुझे दिख रहा था पहले से कि √2 आ गया, वो मेरे काम का ऑप्शन नहीं है। तो इसको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में मेरे सामने आता तो मैं 10 सेकेंड्स में ही मार्क कर देता। क्यों? क्योंकि फिगर में क्लियरिटी है। ये टू सर्कल्स इंटरसेक्ट करते हैं टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। देन अब याद रखो कि ये अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई थी। अगर हमें टू सर्कल्स गिवन हो तो हमें हमारे माइंड में ये पिक्चर बनी हुई है कि सिचुएशंस ये बनती हैं
या दोनों सर्कल्स बाहर बाहर होंगे, ये एक्सटर्नली टच करेंगे या कट करेंगे या इंटरनली टच करेंगे, या फिर एक सर्कल दूरी पूरी तरह दूसरे वाले के अंदर होगा। तो इस केस में जो सिचुएशन हमें चाहिए वो ये है। इसी को बोलने का याद रखना, हमने एक सेकंड ढंग भी करा हुआ है कि वो हमें ये भी बोल सकते थे कि ये दोनों सर्कल्स के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 हो जाए। तो अगर वो हमें बोले कि 2 सर्कल्स के बीच में नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स 2 हैं, तो मुझे पढ़ते ही समझ में आता है कि वो चाहते हैं कि मैं यहां पे इन दोनों सर्कल्स को इंटरसेक्ट कराऊं, तब कॉमन टेंजेंट्स 2 बनेंगे। इस केस में नोटिस करो 3 बनते थे, इस केस में नोटिस करो 4 बनते थे, इस केस में नोटिस करो 1 बनता था, इस केस में कोई भी नहीं। तो अब इस केस में सिंपली हमें चाहिए कि 2 सर्कल्स इंटरसेक्ट करें, तो हम क्या बनाते हैं फिगर। इस सर्कल का सेंटर कितना है 4, -1। एक सर्कल है उसका सेंटर है 4, -1। इसका रेडियस आ गया 4 का स्क्वायर 16, 1 का स्क्वायर 1 आ गया 17, 17 - 8 विच इज 9 का √3। तो इस सर्कल का रेडियस है 3। इस सर्कल का सेंटर है 1, 3 और इसका रेडियस है r। तो अब इस सर्कल का रेडियस r है। मैं चाहता हूं कि ये दोनों सर्कल्स अगर कट करें तो 4, -1 और 1, 3 के बीच का डिस्टेंस निकालते हैं पहले। वो आ गया 4 - 1 सिंपली 1, 3 का स्क्वायर और ये 4 का स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस आ रहा है 5, ये डिस्टेंस आ रहा है 5। तो अगर मैं चाहता हूं कि ये वाला सर्कल अगर कट करे तो हमें समझ में आता है कि इसका जो रेडियस r है ये 3 है, तो ये कितना हो गया 2। तो इस सर्कल के रेडियस को 2 से ज़्यादा होना चाहिए तभी वो कट करेगा। पर 2 से ज़्यादा होते होते ये 3 और ये 3 और आगे 6 हो गया ये पूरा। अगर वो 2 + 6 8 से भी अगर ज़्यादा हो गया तो फिर ये बड़े वाला सर्कल इस वाले सर्कल को फिर खा जाएगा। तो इसलिए इस r को 2 से तो ज़्यादा होना चाहिए लेकिन 8 से कम होना चाहिए। वो कौन सा ऑप्शन है ए। तो पर्पज़ एग्जैक्टली एग्जाम में ऐसे ही सोचना है, ऐसे ही फिगर बनानी है, ऐसे ही सोचना है। अगर ये ऐसे करोगे तो क्वेश्चन पेपर में गलत नहीं होंगे, और हमने ये सब करा हुआ है। तो बस इन सब करे हुए काम को रिकॉल करने का टाइम है। इसमें क्या बोला, इक्वेशन ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ 2 सर्कल एंड सेंटर लाइज ऑन दिस लाइन। अब देखो इसमें एक सर्कल जो कि 2 सर्कल्स के इंटरसेक्शन से पास करे, याद है हमने ये करा हुआ है, मतलब करा तो बाकी सब भी हुआ है। ये S1 = 0, ये S2 = 0 को याद रखना। IIT में क्वेश्चन नए नहीं आते। गलती क्या होती है कि हमें करे हुए क्वेश्चंस वहां बोलने नहीं आ पाते। तो उस जोन में नहीं जाने के लिए जब इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से लिख के करोगे ना, जैसे सब मैं साथ में उसके बाद डिस्कशन अटेंड करोगे, तो हमें समझ में आना शुरू हो जाता है कि जो करवाया उसके बाहर का क्वेश्चन नहीं आना, पर उतनी बात को बोलना तो आता हो ना मुझे। अब इस केस में जो ये सेकंड वाली इक्वेशन है, क्या ये S2 = 0 है? तो नहीं है। ये अपना क्लियरली पहला रूल था। पर चलो पहले इस सर्कल की इक्वेशन जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करे, याद आता है कि ये कॉमन कॉर्ड थी जिसकी इक्वेशन S1 - S2 = 0 होती थी। तो अभी ये S2 नहीं है। S2 कैसे बनेगा? जब इसको 2 से डिवाइड कर दोगे। तो S1 तो ये हो गया, S2 बन जाएगा x² + y² + 2x - 7/2y - 25/2 = 0। तो दिस इज S2। सिंपली मैंने इसको 2 से डिवाइड करा। अब एक सर्कल S जो कि इस पॉइंट और इस पॉइंट से पास करे, उसकी इक्वेशन हम कैसे बनाते थे? S1 + λS2 लिख दो, या फिर और बेटर तरीका क्या था कि सिंपली S1 + λ टाइम्स ऑफ S1 - S2 लिख दो, कॉमन कॉर्ड, मतलब S1 + λ L = 0। तो इसमें S1 तो सिंपली बन गया अपना x² + y² प्लस जो भी सर्कल हमें पहले वाला गिवन था 13x - 3y प्लस λ टाइम्स ऑफ कॉमन कॉर्ड। तो इन दोनों को सबट्रैक्ट कर लेते हैं, इन दोनों को सिंपली इसको और इसको, ये S2, इन दोनों को सबट्रैक्ट करा तो 13x - 2x 11x - 3y - 7/2y विच इज आ गया +½ y। तो बन जाएगा 11x + ½ y, 11x + 1/2y और साथ में सबट्रैक्ट होने पे वो कांस्टेंट +25/2 = 0। अब इस सर्कल का जो सेंटर है वो लाई करता है इस लाइन के ऊपर। तो अब इस सर्कल का सेंटर कितना बना? देखो यहाँ से x का कोफिशिएंट 13, यहाँ से कितना 11 लैम्डा। तो x के कोफिशिएंट 13 + 11 लैम्डा का हाफ करोगे और बाहर माइनस साइन,
तो 13 प्लस 11 लैम्डा बाई 2, ये बना x कोऑर्डिनेट। अब y कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, -3y और यहाँ से लैम्डा बाई 2, तो -3 प्लस लैम्डा बाई 2, ये बना 2f बाई 2 करेंगे और बाहर माइनस साइन लगाएंगे। ये है x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट ऑफ द सेंटर, तो इस सर्कल का। अब इसको डायरेक्टली उस लाइन की इक्वेशन पे पुट कर दो, वहां से लैम्डा आ जाएगा। लैम्डा आ गया तो सर्कल आ गया। तो इस क्वेश्चन में काम की बात क्या थी कि एग्जैक्टली ये करी हुई बात हमें रिकॉल हो जाए। ये बिल्कुल ही फ्री के मार्क्स थे। रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, इसमें मैं कुछ नया बताऊंगा, उसको भी याद रखना। देखो इस केस में अगर कोई सर्कल वैसे 2 पॉइंट से अगर पास अगर करता है तो ये उसकी एक कॉर्ड होती, डायमीटर बड़ा होता, ये कॉर्ड ऑब्वियसली छोटी होती। तो ये कॉर्ड तो होनी है ना, ये 3 - 1 और 2 5 इस सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स हैं। तो अगर मैं चाहता हूं कि सर्कल जो हो वो स्मॉलेस्ट हो जाए, तो वो तब हो सकता है, देखो डायमीटर बड़ा होगा, ये कॉर्ड छोटी होगी। तो डायमीटर कम से कम कब हो सकता है, जब वो यही कॉर्ड हो जाए। डायमीटर कम से कम कब हो सकता है, जब वो यही कॉर्ड हो जाए। तो इसलिए सर्कल विच इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल, हैविंग द स्मॉलेस्ट पॉसिबल रेडियस, और वो इन दोनों पॉइंट से पास करे, तो वो सर्कल होगा जिसके लिए कि सिंपली डायमीट्रिक एंड पॉइंट्स हैं। तो फिर बेकार हो गया। तो ये क्या है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या आ गया, 2r, वहां से r आ गया। तो दिस वॉज अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, पर ये सेंस समझ में आना चाहिए था। इसी में ना एक बात और याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग लाइन है, इसको याद रखना। कभी मान लो मुझे बोले कि फाइंड द जनरल इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स, ऐसा होगा, बहुत बढ़िया क्वेश्चंस में होगा, आम बुक्स में आम क्वेश्चंस में नजर भी नहीं आएगा। कभी 2 पॉइंट से पास करता सर्कल की अगर जनरल इक्वेशन बनानी हो, तो क्या करते हैं कि एक सर्कल बना लेते हैं जो कि इन दोनों को डायमीटर लेके बनता हो, x - 3 x - 2 प्लस y - -1 y + 5 इंटू y - 5। ये सर्कल बना जो कि इन दोनों पॉइंट्स को डायमीटर लेके बनेगा, प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ, अब इस लाइन की इक्वेशन बना लेते हैं जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करती हो। यहां पे इस लाइन की इक्वेशन लिख दो, इक्वल टू 0। तो ये एक्चुअली रिप्रेजेंट करता है इक्वेशन ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। हमने क्या करा कि इन दोनों पॉइंट से पास करता एक सर्कल बना लिया, सिंपली इसको डायमीटर लेके, और इस लाइन की इक्वेशन निकाल ली। तो कोई भी सर्कल जो कि इन दोनों पॉइंट से पास करेगा, वो एक्चुअली इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास करेगा। तो 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल को लिखने का बहुत अच्छा तरीका ये होता है। अब ये क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई होगा वो आएगा, कम केसेस में आएगा, पर आएगा। तो जब अब ये कभी आए तो मुझे चाहिए कि तब ये बात को बोल पाओ, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला क्वेश्चन वैसे बहुत सिंपल था। लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ अ कॉर्ड ऑफ विच सबटेंड राइट एंगल। देखो सर्कल के केस में फायदा क्या है कि सारी गेम एक्चुअली फिगर के ऊपर बेस्ड है। हमें किसी ने बोला कि एक सर्कल है, एक उसकी कॉर्ड है, उसका मिड पॉइंट h, k हो गया, सिंपली जिसका लोकस निकालना है। हमें गिवन है कि सबटेंड्स द राइट एंगल एट द ओरिजिन सर्कल का सेंटर ही था, इसमें रेडियस उसका 2 है। तो अब सर्कल क्योंकि है सिमेट्रिक फिगर, तो ये h, k हमें दिखता है कि अगर ये एंगल कितना हो गया, सिंपली ये एंगल 90 डिग्रीज, तो ये 45 और ये भी 45, ये 90 हो गया। तो अब हमें विजिबल है कि अगर ये 2 है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 cos 45 विच इज √2। तो h, k का डिस्टेंस 0 0 से हमेशा √2 होगा। तो h² + k² बराबर हो गया सिंपली √2 का स्क्वायर विच इज 2 के। तो इसका ऑप्शन बन गया C, x² + y² = 2। और ये बहुत ही सिंपल था। वैसे याद रखो कि एक ऐसी कॉर्ड जिसका मिड पॉइंट अगर x1 y1 अगर हो, एक कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज x1, y1, उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती थी, t = s1। यही सर्कल्स में थी, यही पैराबोला, यही एलिप्स, यही हाइपरबोला में। अ कॉर्ड हुज मिड पॉइंट इज नोन टू अस, उस कॉर्ड की इक्वेशन क्या होती थी, t = s1। t क्या था, वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वाला। s1 क्या था कि डायरेक्टली उसी इक्वेशन में, पूरे कर्व की इक्वेशन में पॉइंट पुट करा दो। तो ये सर्कल्स के केस में इस इक्वेशन का इतना रोल नहीं आता। क्यों? क्योंकि सर्कल एक सिमेट्रिक फिगर है। पैराबोला, एलिप्स और हाइपरबोला का सवाल अगर मेरे सामने आएगा तो उस केस में मेरे को तब मैं फिगर का रोल नहीं ले पाऊंगा।
तो उस केस में क्वेश्चन मुझे यहीं से ब्रेक करना होगा, और आते हैं पेपर में, बहुत रिसेंटली भी आए हुए हैं। तो मुझे ये एग्जैक्टली ऐसे बोलना याद रहेगा, ये मिस्टेक नहीं करनी कि ये भूल गए वहाँ बाहर आके फिर हम रो रहे हैं पेपर से। नेक्स्ट इज द इक्वेशन ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल विच टचेस एक्सटर्नली द सर्कल दिस एंड ऑल्सो टचेस द वाई एक्सिस। ठीक है, हमें किसी ने बोला कि कोई सर्कल है, वो इस सर्कल को एक्सटर्नली टच करता है, सर्कल का सेंटर कितना गिवन है 3,3, रेडियस कितना आ गया 9 + 9 18 - 14 4, उसका रूट आ गया 2। तो इस सर्कल का सेंटर है 3,3 और इसका रेडियस है 2। तो कोई सर्कल है जो कि इस सर्कल को भी टच करता है और वाई एक्सिस को भी टच करता है। हमने उसकी पिक्चर सी बना ली कि भाई ऐसा कोई सर्कल होगा ये। तो मुझे इसके सेंटर का लोकस निकालना है। तो जिसका लोकस निकालना होता है उसका नाम रखते हैं h, अपना लोकस का रूल है। अब उस पॉइंट तक पहुंचते हैं या फिर उस पॉइंट और नोन टर्म्स के बीच में कनेक्शन बनाना है। अपना काम क्या होता है, h, और नोन टर्म्स के बीच में रिलेशन बनाना, ये काम होता है। अब देखो इस सर्कल का रेडियस कितना है 2। अगर ये पॉइंट h, k है तो हमें विजिबल है कि ये डिस्टेंस अगर ये इसको टच कर रहा है तो ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना होगा h। अब फिगर से हमें विजिबल है कि इस सिचुएशन के लिए ये एक्चुअली सर्कल का रेडियस ही बन गया। तो इस सर्कल का रेडियस कितना है h, ये डिस्टेंस कितना है फिर h, ये कितना है 2, मतलब h, k का डिस्टेंस 3,3 से 2 है। तो h - 3 का स्क्वायर प्लस k - 3 का स्क्वायर का रूट बराबर हो गया h + 2 के। ये अपना आंसर है। सिंपली इसकी स्क्वायरिंग करो, डायरेक्टली आंसर आ गया। और ये IIT में आया हुआ है। कौन से ईयर में आया IIT में आई कांट रिकॉल, लेकिन सर्कल्स फॉर IIT JEE इज वेरी बेसिक एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, कंप्लीटली डूएबल। अकेले काम की बात क्या है कि सर्कल्स का हमें रोल समझ में आया है कि IIT में वो क्वेश्चंस किस तरह के पूछते हैं। तो लोगों को ये पता नहीं चलता कि जो मेन रोल है वो पूरी तरह फिगर की गर्दन पकड़ने का है, और बड़ी कम इक्वेशंस हैं। मतलब आई एम टेलिंग यू, मैं तो सरप्राइज होता हूं, बड़ी कम इक्वेशंस हैं। मिस क्यों करते हैं बच्चे, क्योंकि उनको इतनी अकल वाली बात समझ नहीं आती कि यार बहुत सिंपल सा काम है, जितना करवाया है ना उतने काम को फोकस करके बस उसको राइट करो। लोग वो नहीं राइट कर पाते। तो अपने पास अभी एडवांटेज है, घर बैठे जो क्लासेस पिछली हैं कहीं पे भी ब्लॉक होते हो, बिना टाइम वेस्ट करो उनको एक एक इक्वेशन जैसे मैंने कराई है वैसे अटेम्प्ट करो। असाइनमेंट पे वापस आओ, असाइनमेंट पे फिर क्वेश्चन देखो कि अपने आप कर पा रहे हो, उसके बाद पेपर में क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद यू वुड बी, उसका ऑब्वियसली टेस्ट होगा, पर बिल्कुल स्टेप वाइज चलो। इसमें गिवन है द इंटरसेप्ट ऑन द लाइन दिस बाय द सर्कल दिस इज AB, इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद AB एज डायमीटर इज। ये भी सिंपल है, पर चलो देखते हैं। देखो हमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में मैंने बार बार क्या बोला है कि हमारा रूट क्या होना चाहिए, लॉन्ग रूट नहीं अडॉप्ट करना। ये गोल्डन चैनल है। किसी ने बोला एक सर्कल है, मैंने कहा ठीक है, और इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद AB एज डायमीटर, ये लाइन y इक्वल टू x इसको कहीं कट करती है, करती होगी कट। तो हमने वो सर्कल निकालना है जिसका डायमीटर AB हो। तो अब एक रूट मेरे पास क्या था कि मैं ये कोऑर्डिनेट और ये कोऑर्डिनेट फाइंड करूं। मैं इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करूं, इन दोनों कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करने के बाद फिर मैं इन दोनों को डायमीटर लेके इक्वेशन बनाऊं। तो वो रूट क्या गलत है? गलत नहीं है, पर मुझे उस रूट पे जाने की जरूरत नहीं। मुझे वो सर्कल निकालना है जो कि इस सर्कल और इस लाइन के इंटरसेक्शन से पास करता हो। तो मुझे फटाफट उसकी इक्वेशन लिखने का तरीका कराया गया है, सर्कल प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ y माइनस x इज इक्वल टू 0। तो सर्कल प्लस लैम्डा l इक्वल टू 0। अब ये लैम्डा निकालने के लिए उन्होंने हमें कोई और इंफॉर्मेशन दी होगी। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने क्लियरली बोला है कि जो सर्कल मैं निकालने के लिए बोल रहा हूं उस सर्कल का जो डायमीटर है वो यही लाइन है। डायमीटर जो है वो यही लाइन है। तो डायमीटर अगर यही लाइन है तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इसी लाइन के ऊपर लाया करेगा। हमने करा हुआ ये काम। तो इस सर्कल का सेंटर कितना बना -2 और ये माइनस लैम्डा। तो -2 माइनस लैम्डा ये बना 2g। तो उसका हाफ करोगे और माइनस जी माइनस f होता है ना सेंटर। तो -2 माइनस लैम्डा बाई 2 और बाहर माइनस साइन, तो आ गया 2 प्लस लैम्डा बाई 2। ये बना x कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट क्या बना, सिंपली लैम्डा 2। देखो ये जो लैम्डा है वो इस केस में क्या बन गया 2f। तो f कितना बन गया लैम्डा बाई 2, माइनस f कितना बन गया माइनस लैम्डा बाई 2। तो ये जो इस सर्कल का सेंटर इन टर्म्स ऑफ लैम्डा है ये लाई करेगा इस लाइन के ऊपर y इक्वल टू x के ऊपर। तो पुट करा दो। तो सिंपली 2 प्लस लैम्डा बाई 2 बराबर हो गया माइनस लैम्डा बाई 2 का 2 काट दो,
वहाँ से -2 लैम्डा आ गया, 2 लैम्डा आ गया -1, यहाँ पे लैम्डा की जगह -1 लिख दो, तो क्या मिल गया हमें x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस वाई और एक साथ में प्लस x, तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस x माइनस वाई इक्वल टू 0। कौन सा ऑप्शन बना वो? सी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0। ये बात याद रखना कि इसको हम लोग किस तरीके से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, ये सब 100% इंपॉर्टेंट, और बस यही है। गलती कहाँ पे होती है कि हमें ये समझ नहीं आता कि इतने काम को याद रखना है। बोलो ऐसे साथ साथ कि मुझे अगर मेरे सामने ऐसे का क्वेश्चन अगर आया तो अब मैंने गलत नहीं करना। Chords of contact of the pair of tangents drawn from each point on the lines where circle this passes through a fixed point। अब देखो ये सब कहानी हमें पता है, पर अब रिवीजन के लिए कर रहे हैं तो हमें सब एक बार रिकॉल ही करेंगे। हमें किसी ने बोला कि एक लाइन है, इस लाइन से हमने इस सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाए, इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट से हमने सर्कल के ऊपर टेंजेंट्स बनाए, तो किसी बाहर वाले पॉइंट x1, y1 की वजह से बनने वाली इस सर्कल के ऊपर जो टेंजेंट्स बनेंगे उनसे बनने वाली जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट होती है, उस कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती थी? हमें याद है t इक्वल टू 0। t कैसे बनाते थे? x स्क्वायर है तो x x1, y स्क्वायर है तो y y1, -1 इक्वल टू 1, चलो लिख लो, या चलो -1 इक्वल टू 0। ये बनी किसी पॉइंट x1 y1 की वजह से आने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अब जो x1 y1 है वो अब हमें अलग से पता है कि वो इस लाइन के ऊपर के पॉइंट्स हैं, हमें गिवन है। तो इसका मतलब 2x1 प्लस y1 हमेशा बराबर होगा 4 के। इसको अगर मैं 4 से डिवाइड करा दूं तो x1/2 प्लस y1/4 हमेशा 1 होगा, x1/2 प्लस y1/4 हमेशा 1 होगा। तो क्या समझ में आता है कि जो ये लाइन बनी, ये लाइन में x की जगह अगर मैं 1/2 और y की जगह, इस y की जगह अगर मैं 1/4 अगर लिख दूं तो वो हमेशा इस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि क्या बन जाएगा x1/2 प्लस y1/4। तो फॉर एनी वैल्यू ऑफ x1 y1 लाइंग ऑन दिस लाइन द पॉइंट 1/2, 1/4 वुड ऑलवेज सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो ये इक्वेशन क्या है? इस लाइन की इक्वेशन है कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की, मतलब कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमेशा पास करेगी 1/2, 1/4 से। याद आता है ये फिक्स पॉइंट वाला क्वेश्चन था, जैसा हमने स्ट्रेट लाइंस में कई बार करा हुआ है, ये वही था, पर उन्होंने अब की बार इसको घुमा के डाल दिया सर्कल्स में। ऐसे ही वो घुमा के सेम क्वेश्चन को डाल सकते हैं पैराबोला में, सेम क्वेश्चन वो डाल सकते हैं एलिप्स में, पर हमें रटा हुआ है कि किसी बाहर वाले पॉइंट से जब भी कभी हम पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, सर्कल पे टेंजेंट्स बनाएंगे तो उन दोनों को ज्वाइन करती हुई जो कॉर्ड बनेगी उसकी इक्वेशन क्या होती थी? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन क्या होती थी? t इक्वल टू 0। सब में है ये, पैराबोला में, एलिप्स में, हाइपरबोला में, सर्कल में, बाहर के किसी पॉइंट से टेंजेंट्स बनते हैं दो, उनको ज्वाइन करके जो कॉर्ड बनती है उसकी इक्वेशन क्या होती है? t इक्वल टू 0। नाम क्या होता है? कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। तो वो हमें याद रहता है। करा हुआ, पर चलो बेकार था बिल्कुल ही। ए एंड बी पॉइंट्स हमें गिवन है, पी अपॉन पी बी अगर बराबर है 2 के, तो के अब देखो इस केस में जो के है, के कॉन्स्टेंट है, पी ए डिस्टेंस है, पी बी डिस्टेंस है। अगर ये के कहीं अगर मान लो 1 हो जाए तो पी ए बराबर हो जाता पी बी के। तो उस केस में अगर पी का डिस्टेंस ए और बी से इक्वल है तब तो समझ में आता है कि वो ए और बी का सिंपली परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो यहाँ पे अगर के को 1 की जगह कुछ भी और लिख लो, कुछ भी 2, 3, 2.5 जो मर्जी लिख लो, तो उस केस में पी ए बराबर हो जाता के टाइम्स ऑफ पी बी के। देखो उसको सॉल्व मत करो, जब इसकी अब स्क्वायरिंग करोगे तो इसकी स्क्वायरिंग करने पे समझ में आता है कि पी ए का स्क्वायर करोगे, पी बी का स्क्वायर करोगे। जब पी ए का स्क्वायर करोगे, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है ये भी, जब पी ए का स्क्वायर करोगे तो आर वी एबल टू अंडरस्टैंड कि जो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट आएगा, यहां पे एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ स्क्वायरिंग करने पे के स्क्वायर भी आएगा। तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट होना चाहिए सर्कल की इक्वेशन के लिए, कटना नहीं चाहिए। तो जब इसकी स्क्वायरिंग करोगे ना तो के स्क्वायर आ जाएगा, यहां पे -1 आ जाएगा। तो के स्क्वायर -1 को 0 नहीं होना चाहिए, तो के को 1 नहीं होना चाहिए, के को 1 नहीं होना चाहिए अगर मैं चाहता हूं कि ये सर्कल बने। चलो अब इस केस में ये सर्कल बनने के लिए के को 0 तो नहीं होना चाहिए, क्यों 0 लोगे फिर तो बात ही खत्म हो गई। तो इसलिए ऑप्शन इसका ये बन गया। अब इस क्वेश्चन में बड़ी इंटरेस्टिंग बात और सुनो, कोई पूछे कि दिस इज अ सर्कल, दिस इज अ सर्कल है, उसने बोला कि के जो है वो 1 से बड़ा है,
अब मैं इंटरेस्टिंग बना रहा हूँ इस क्वेश्चन को। के किसी ने दे दिया कि के 1 से बड़ा है, पी यहाँ पे ना के एक्चुअली पॉजिटिव होगा, ये भी जहाँ से मैंने क्वेश्चन डाला है उन्होंने थोड़ी सी गलती करी है, यहाँ पे के को पॉजिटिव भी होना चाहिए। क्यों होना चाहिए पॉजिटिव? क्योंकि डिस्टेंस का रेशियो है। तो के अगर मान लो 1 से बड़ा है, तो अब कोई मेरे से पूछे कि जो ए और बी पॉइंट्स में, अब वो उन्होंने दे दिया कि के ग्रेटर देन 1 है एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ अ सर्कल, दे दिया। अब उन्होंने पूछा कि बताओ कि इस सर्कल के अंदर, इस सर्कल में ए पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है, या बी पॉइंट सर्कल के अंदर है कि बाहर है। के दे दिया उन्होंने 1 से बड़ा। तो अब मैं क्या करूं इस क्वेश्चन में? तो अब सर्कल के पॉइंट अंदर है कि बाहर है वो हम पता कैसे करते थे? पावर ऑफ अ पॉइंट। याद आता है वो सर्कल की इक्वेशन में वो पॉइंट पुट करा के देखते थे कि आंसर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है। तो बड़े काम की बात है इसको समझना। अगर मान लो ये के अगर 1 से बड़ा है, तो जब स्क्वायरिंग करोगे तो के स्क्वायर बनेगा। यहां से यहां देखो, मैं कर नहीं रहा, ऐसे ही बस ऐसे हम लोग इस बात को समझ पाएंगे। तो जब मैं इसकी स्क्वायरिंग करूंगा तो के स्क्वायर पी बी का स्क्वायर माइनस पी ए का स्क्वायर इक्वल टू 0 बन जाएगा। ये बनेगी सर्कल की इक्वेशन, बाद में भी हम लोग वो कर लेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अब जब इसके अंदर, अब इस सर्कल की इक्वेशन में जब वो पॉइंट अगर मान लो सर्कल, वो पॉइंट अगर मान लो अंदर है, तो क्या हमें समझ में आता है कि इन दिस केस उस पॉइंट को डाले जाने पे और इस बात का ना कंप्लीटली लॉजिक समझना कि अगर मैं x, y की जगह अगर x1, y1 डाल दूं, मतलब जो p है उसको अगर मैं a ही ले लूं, p की जगह अगर मैं a लिख दूं, तो उस केस में जो pa होगा वो 0 हो जाएगा। देखो हम लोग कैसे करते थे पॉइंट, हम लोग पावर ऑफ अ पॉइंट कैसे निकालते थे? सर्कल की इक्वेशन थी s इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। उसमें हम लोग s1 निकालते थे। s1 कैसे निकालते थे? इसकी जगह वो पॉइंट पुट करा देते थे। तो सेम काम मैंने करा, इस p की जगह मैंने पॉइंट पुट करा दिया a। तो जब मैं p की जगह a डालूंगा तो pb क्या बन जाएगा? ab। और ये pa क्या बन जाएगा? सिंपली a, pa जो है वो 0 हो जाएगा, p क्योंकि a ही हो गया। तो उस केस में आंसर कैसा आ गया? के स्क्वायर इंटू ए बी स्क्वायर विच इज पॉजिटिव। तो जो पॉइंट ए था वो इस सर्कल के बाहर था। कैसे पता करा? देखो कितनी इंटेलिजेंटली। अब अगर कोई मुझसे पूछे बी पॉइंट अंदर है कि बाहर है, तो मैं पी की जगह बी फिल कर देता, तो पी बी कितना हो जाता? 0। तो ये बन जाता 0 और ये बन जाता है ए बी माइनस है, लेकिन बाहर तो उसका आंसर नेगेटिव आ रहा है। तो अगर के 1 से बड़ा होगा तो बी सर्कल के अंदर होगा और ए सर्कल के बाहर होगा। और अगर कहीं के अगर 0 से 1 के बीच में होता तो कहानी खैर हम लोग तब, तो उस केस में यहाँ पे कहानी चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उस केस में इसके सर्कल बनने के लिए इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में होना चाहिए। इसको भी सोचना, अगर के 0 से 1 के बीच में होगा तो उस केस में बी सर्कल के बाहर हो जाएगा, ए सर्कल के अंदर हो जाएगा। क्यों? अभी इसको फिर स्टैंडर्ड फॉर्म में जब कन्वर्ट करोगे तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर के कोफिशिएंट को पहले पॉजिटिव भी करोगे। इसको भी सोचना। पर चलो, दिस वॉज एन इंटरेस्टिंग पर्सपेक्टिव जो कि इस क्वेश्चन के साथ साथ में आ गया, तो इसलिए मैंने साथ साथ बोल दिया। ये क्वेश्चन कभी आईआईटी में भी नहीं आया है, भी नहीं बुक्स में। इसमें क्या दिया? बेकार था ये वाला। हमें गिवन है कि 2 वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल आर दिस एंड दिस। सारी गेम इसमें थी फिगर की, ये -1 0 और ये 1 0। थर्ड वर्टेक्स लाइज अबव द एक्स एक्सिस। ठीक है, यहाँ कहीं होगा सिमेट्री से हमें दिखता है, वाई एक्सिस पे लाई करेगा। क्यों? क्योंकि ये और ये सिमेट्रिकल थे, तो बीच में ही आएगा। द इक्वेशन ऑफ द सर्कल। तो अब इसमें क्या बेकार सा क्वेश्चन है। तो कोई ये एंगल कितना है? 60 डिग्रीज। तो अब ये 60 डिग्रीज है तो h/1 बराबर हो गया tan 60 के। वहाँ से ये हाइट कितनी आ गई? सिंपली √3। तो ये कोऑर्डिनेट आ गया 0,√3। तो अब मेरे को क्लियरिटी है कि क्योंकि ट्राइंगल इक्विलैटरल है तो सर्कम सर्कल वही होगा जो कि सेंट्रॉइड होगा। तो यही हो गया पॉइंट एक्चुअली। चाहो तो यहाँ से 30 डिग्रीज का एंगल लेकर डायरेक्टली निकाल लेते, तो ये 0,1/√3 आ जाता। तो सर्कल का सेंटर कितना है? 0,1/√3। रेडियस कितना है? ये डिस्टेंस विच इज √3 - 1/√3। डायरेक्टली ये इसको अब सॉल्व कर दो, तो हमारे पास सर्कल का सेंटर भी है, रेडियस भी है, तो सर्कल आ गया। दिस वॉज वेरी सिंपल। चलो प्रैक्टिस ही थी। 12th में बोला कि a variable chord is drawn through the origin to the circle. This, the locus of the center of the circle, drawn on this chord as diameter must be. सिंपल सा काम था। हमें कहा गया कि ये सर्कल है, ये कोई कॉर्ड है
इस कॉर्ड द लोकस ऑफ द सेंटर ऑफ द सर्कल ड्रॉन ऑन दिस कॉर्ड एज डायमीटर। तो अब जब इस कॉर्ड को डायमीटर लेके सर्कल बनाओगे तो जो इसका मिड पॉइंट होगा, उस सर्कल का जो सेंटर होगा, वो एक्चुअली यही पॉइंट तो होगा। तो एक्चुअली मुझे इस कॉर्ड के मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। कैसी कॉर्ड? जो कि ओरिजिन से पास कर रही हो। तो एक कॉर्ड, इस सर्कल की एक ऐसी कॉर्ड जो कि ओरिजिन से पास कर रही है, उस कॉर्ड के मिड पॉइंट का मुझे लोकस निकालना है। तो सर्कल के केस में अगर ये कहीं सर्कल ना होता और ऐसा होगा, तो उस केस में इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इक्वेशन यूज करते हैं t = s1, ताकि कि पहले हम इस कॉर्ड की इक्वेशन निकाल पाएं और फिर आगे उसको सॉल्व करें। याद रखना ऐसा क्वेश्चन पैराबोला में आएगा, हमने करा भी हुआ वैसे। पर अदरवाइज इस क्वेश्चन में भी क्या करते हैं, जो हमें सर्कल गिवन है इसका सेंटर कितना है, a,0, ये है h, k, ये कॉर्ड पास कर रही है ओरिजिन से। तो मेरा काम क्या है, h के और नोन टर्म्स के बीच में रिलेशन बनाना। अब हमें विजिबल है कि ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है, तो k - 0 upon h - 0 मतलब k upon h इंटू k - 0 k upon h - a, दिस शुड बी इक्वल टू -1, मतलब h² माइनस ah, h² माइनस ये -h² प्लस ah, ये बराबर आ गया k² के, मतलब h² प्लस k² माइनस ah आ गया 0। h का नाम x रख लो, k का नाम y रख लो, सी ऑप्शन आ गया। तो ये था इस क्वेश्चन का कंप्लीट सेंस। लोकस ऑन द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ रेडियस 2 रोल्स ऑन द आउटसाइड, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, हमें ये गिवन है, हमें किसी ने बोला कि एक सर्कल ऐसे रोल कर रहा है, इसके सेंटर का लोकस निकालना है। तो हमने क्या करा, इसका नाम रखा है h, k। अब दिखता है कि h, k का इस सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, ये सर्कल का सेंटर कितना है, -3/2, 3। इससे इसका जो डिस्टेंस होगा वो बराबर होगा इसका रेडियस प्लस 2 के। तो सिंपली h, k का डिस्टेंस इससे इक्वल टू दिस प्लस दिस कर दो डायरेक्टली, मतलब ये बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था, तो इसको मैं आगे कंप्लीट नहीं कर रहा। ये अब देखो हमने करा हुआ है, पर करे हुए क्वेश्चन ही एग्जाम में आने, करे हुए ही अभी हमसे नहीं हो पाते, तो इसलिए इसको रिकॉल कर रहे हैं। हमें किसी ने एक सर्कल दिया, इस सर्कल से कहा कि हमने ओरिजिन से इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करे, ये ड्रॉ करें। तो ये O से P और Q, ये हमने टेंजेंट्स ड्रॉ करे। अब हमें किसी ने बोला कि जो ये वाला पॉइंट है वो सर्कल बनाओ जिसके लिए कि OPQ, OP और Q से पास करता। याद रखना जब भी कभी 2 पॉइंट से पास करते सर्कल की इक्वेशन बनानी पड़े, तो पहली बात तो ये कि P और Q की, PQ लाइन की इक्वेशन हम बना सकते थे। PQ क्या थी, इस पॉइंट O की वजह से बनने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट की इक्वेशन कैसे बनाते हैं, ये S लिखा हुआ है, इससे T बनाते हैं। T कैसे होता है, x1 वो 0 ही हो गया, प्लस y1 वो 0 हो गया, प्लस g टाइम्स ऑफ x प्लस x1 इस केस में ओरिजिन है, और प्लस f टाइम्स ऑफ y प्लस y1 प्लस c इक्वल टू 0। तो इस लाइन PQ की इक्वेशन आ गई gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0, ये बन गई PQ की इक्वेशन। अब एक सर्कल जो कि PQ से पास करे, वो एक्चुअली कौन सा सर्कल हुआ, जो कि लाइन PQ और इस सर्कल के इंटरसेक्शन से पास कर रहा है। तो इस सर्कल की इक्वेशन P और Q से पास करते सर्कल S की इक्वेशन क्या हो जाती, x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ gx प्लस fy प्लस c इक्वल टू 0। तो अब यहां तक पहुंचने के बाद उन्होंने इस क्वेश्चन में इस लैम्डा को सॉल्व करने के लिए हमें कुछ बताना है, बताएंगे नहीं तो क्वेश्चन कैसे सॉल्व कराएंगे। तो उन्होंने क्या बताया कि जो सर्कल ये नया वाला मैंने बनाया, ये इन दोनों पॉइंट से तो पास करता ही है, इससे भी पास करता है। तो हमने वो सर्कल बनाना था जो कि इन 3 पॉइंट से पास करता है। तो इसमें सिंपली ओरिजिन फिल कर दो, ओरिजिन फिल करा, ये सारे बेचारे 0 0 हो गए, यहाँ बचा c या बना लैम्डा c, तो वहाँ से लैम्डा आ गया -1, लैम्डा की जगह -1 लिख दो। तो सर्कल क्या बन गया, x² प्लस y² प्लस gx, 2gx माइनस gx प्लस fy, c कैंसिल हो गया इक्वल टू 0, ये मेरा आंसर है। तो सर्कल का सेंटर कितना आ गया, -g, -f। ये तो ठीक है, तो उसका तो ऑप्शन ए बना, -g, -f, नहीं -g/2, -f/2। ये 2g और 2f बना ना, गलत बोल रहा था देखो मैं भी, -g/2, -f/2, कोई ऑप्शन नहीं बना, ठीक है डी। ये एक तरीका था इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। इसी केस में रिकॉल करो, इंटरेस्टिंग बात फिगर में क्या थी कि जो ये पॉइंट है, ये सोचो कि
ये वाला जो पॉइंट जो इस सर्कल का सेंटर है, ये अगर सोचो तो ओरिजिन को जब इससे ज्वाइन कराओ, ये सी है मान लो, तो ओसी जो है वो पी पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो 90 है, ओसी जो है वो क्यू पे जो एंगल सबटेंड कर रहा है वो भी 90 है। तो अगर मैं ओसी को डायमीटर लेके अगर सर्कल बनाऊं तो हमें समझ में आता है कि वो पी और क्यू से पास करते हैं, क्यों, वो दोनों पे 90 डिग्री सबटेंड कर रहे हैं। तो अगर मैं ओसी को डायमीटर लेके अगर एक सर्कल बनाऊं तो वो पी और क्यू से पास करते हैं, ओ से कर ही रहे हैं। तो अगर जो ओपी क्यू सर्कल है वो एक्चुअली वही सर्कल है जो कि ओसी को डायमीटर लेके बन जाता। तो इसी क्वेश्चन को कोई बच्चा इस रूट से करने की बजाय अगर वो उसको फास्ट करने की कोशिश करता तो वो ऐसे सोचता फिगर के थ्रू। तो अगर किसी ने इसी क्वेश्चन को ऐसे भी करा, बहुत बढ़िया है। ये दोनों रूट्स हमने क्लास में डिस्कस करे हुए हैं, पर चलो हमें आने चाहिए राइट तरीके से। हमें गिवन है 2 डिस्टिंक्ट कॉर्ड्स फ्रॉम द पॉइंट पी कॉमा, ये हमने क्लास में से करा हुआ है, बाइसेक्टेड बाय द एक्स एक्सिस, पर मैं इसको रिकॉल करा दे रहा हूँ क्योंकि ये वैसे ये आईआईटी में यही आया हुआ है, पर ये सोचो एक्स एक्सिस है, एक ऐसी कॉर्ड बने, ये सर्कल के ऊपर का कोई भी पॉइंट ले लो फ्रॉम द पॉइंट, चलो पी कॉमा क्यू के मैंने, ये पी कॉमा क्यू है, मान लो ये कहीं और सर्कल को जाके मिलते हैं, लेट्स से एच कॉमा के ऊपर ये पॉइंट है, या चलो इसको एक्स कॉमा वाई ले लेते हैं, एच कॉमा के हमारा लोकस वाला नाम होता है, उसको खराब नहीं करते। ये सिचुएशन है, तो ये पॉइंट मान लो एक्स कॉमा वाई है सिंपल, ये डायमीटर का दूसरा एंड पॉइंट है कॉर्ड का। तो अब ये पॉइंट अगर मान लो एच कॉमा 0 है, एक्स एक्सिस है, तो हमें क्लियर है कि जो एच है वो बराबर है एक्स प्लस पी बाई 2, तो वहाँ से 2h कितना आ गया, एक्स प्लस पी, एक्स कितना आ गया 2h माइनस पी। ऐसे ही y प्लस क्यू बाई 2 बराबर हो गया 0 के, वहाँ से y बराबर हो गया माइनस क्यू। तो अब जो ये पॉइंट x कॉमा वाई है, ये हमें विजिबल है कि इस सर्कल के ऊपर के पॉइंट्स हैं, तो इस सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो x की जगह मैंने 2h माइनस पी डाल दिया और y की जगह डाल दिया माइनस क्यू, तो बन गया प्लस क्यू स्क्वायर, ये बराबर है p टाइम्स ऑफ 2h माइनस पी और प्लस q टाइम्स ऑफ q इंटू माइनस क्यू विच इज माइनस क्यू स्क्वायर। ये बनी इक्वेशन, और ये इक्वेशन कैसी बनी, h में बनी ये क्वाड्रेटिक। तो अगर मैं चाहता हूं कि ऐसी दो कॉर्ड्स हों तो समझ में आता है कि ऐसा होने के लिए ऐसे 2h होने चाहिए। 2h होने के लिए जो ये क्वाड्रेटिक बनी h में, इसके डिस्क्रिमिनेंट को बस ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में सारी जो गेम थी ये कभी आईआईटी में बहुत साल पहले आया हुआ है, पर सारी जो अंडरस्टैंडिंग की जड़ थी वो एग्जैक्टली इतनी सी बात थी, बस हमें ये राइट तरीके से बोलनी आनी चाहिए थी। तो दिस वाज द ओनली रिक्वायरमेंट। ये भी सिंपल था, हमने वैसे करा हुआ, पर चलो, इफ अ सर्कल पासेस थ्रू द पॉइंट a कॉमा b एंड कट्स अ सर्कल दिस ऑर्थोगोनली देन इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ इट्स सेंटर इज। अब एक सर्कल है, ये एक और सर्कल को ऑर्थोगोनली कट करता है, इसके सेंटर का लोकस निकालना है, तो हमने सेंटर का नाम रख लिया एच कॉमा के, ये a कॉमा b से पास करता है। तो अगर दो सर्कल्स ऑर्थोगोनली कट करते हैं तो r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर बराबर होता है d स्क्वायर के। अब इस केस में r1 स्क्वायर कितना हो गया, h कॉमा के और a कॉमा b के बीच का डिस्टेंस, वो आ गया h माइनस a का स्क्वायर प्लस k माइनस b का स्क्वायर, ये बना r1 स्क्वायर। r2 स्क्वायर कितना है, इसका रेडियस विच इज k स्क्वायर, ये बराबर है d स्क्वायर के विच इज सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस, h कॉमा k और 0,0 के बीच का डिस्टेंस, वो कितना हो गया h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर का स्क्वायर रूट, स्क्वायरिंग करके h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये मेरा आंसर है। अच्छा, यहाँ पे ना उन्होंने k नाम यूज़ करा हुआ है, तो यहाँ पे ये k नाम मैं यूज़ नहीं कर सकता, ये मेरे से गलती से लिखा गया। वो k नाम क्वेश्चन में पहले से यूज्ड है, तो अब की बार में h कॉमा k लेना गलत हो गया, अल्फ़ा कॉमा बीटा लेना चाहिए था मुझे। ये अल्फ़ा माइनस a का स्क्वायर, बीटा माइनस b का स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर के, ये करना चाहिए था। अब सिंपली इसको एक्सपैंड कर दो और अल्फ़ा का नाम फाइनली रख दो x और बीटा का नाम रख दो y। ये मुझे क्यों करना पड़ा, क्योंकि जो k नाम है वो उन्होंने पहले से यूज़ कर लिया लोकस वाला नाम, तो हम क्या कोई और नाम रख लेंगे, क्वेश्चन थोड़ी छोड़ देंगे। तो ये था इसमें काम, और ये आईआईटी में आया हुआ और सिंपल था।
इसमें क्या गिवन है आपकी, अ वेरिएबल पॉइंट p मूव्स ऑन द लाइन दिस, देयर इज अ पॉइंट p1 ऑन दिस लाइन फ्रॉम द लेंथ ऑफ द टेंजेंट ड्रॉन टू द सर्कल इज मिनिमम, देन द p1 लाइज इन द फर्स्ट। चलो अब देखो हमें किसी ने क्या बोला, लेंथ ऑफ टेंजेंट है वो हमें निकालनी आती है, वो कितनी होती है अंडर रूट ऑफ s1। तो किसी बाहर वाले पॉइंट से जब इस सर्कल के ऊपर कोई लेंथ ऑफ टेंजेंट निकलवाता तो वो जाती सिंपली x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2x1 का स्क्वायर रूट। तो अब जो p पॉइंट है वो इसके ऊपर का पॉइंट है। देखो मैं फिगर से जज नहीं कर पा रहा, वैसे फिगर से मुझे लग रहा है कि ये पॉइंट होगा, पर मैं डायरेक्टली इंटरप्रेट नहीं करता। मान लो y की जगह अगर मान लो मैंने यहाँ पे x+1 डाल दिया, इसी के ऊपर का पॉइंट है, तो ये बन गया x+1 का होल स्क्वायर, मतलब x1 + 1 का होल स्क्वायर, तो आ जाएगा 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 माइनस 2x1 कैंसिल हो जाएगा +1, तो ये आ गया 2x1 स्क्वायर प्लस 1 का रूट, ये आया लेंथ ऑफ टेंजेंट। अब ये जो लेंथ ऑफ टेंजेंट है ये शॉर्टेस्ट कब है, जब x1 0 होगा, जब x1 0 होगा, और वो कहाँ पे है, यहीं पे। तो पॉइंट कितना बना 0,1, तो p1 लाइज ऑन द पॉजिटिव y एक्सिस। कैसे बना एग्जैक्टली देखो, मैंने लेंथ ऑफ टेंजेंट वाली टर्म को बना दिया। नई लैंग्वेज देख के मैं पैनिक नहीं हुआ। ये भी हो सकता था कि इस क्वेश्चन में वो अंदर मेरे से क्वाड्रेटिक बनवा दें, तो क्वाड्रेटिक की लीस्ट वैल्यू कहाँ बनेगी वो हम बनाना जानते थे, उसके वर्टेक्स के ऊपर। तो ये क्वेश्चन लेकिन उसी का बहुत ज़्यादा इजी फॉर्मेट दे दिया, तो इजी दे दिया तो हमने तेज कर लिया। अब देखो उन्होंने इस क्वेश्चन में क्या बोला कि कंसिडर ऑल सर्कल्स दिस, then there will be a circle among these which will cut minimum chord on the length on x-axis. Radius of this circle must be. तो देखो इस क्वेश्चन को करने के कई सारे सेंस थे। एक तो था डायरेक्टली थ्रू फिगर, हमें किसी ने पॉइंट दिया 1,1 और एक पॉइंट दिया 2,0। हमें किसी ने बोला कि कोई सर्कल जिसका कि जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो इंटरसेप्ट कट करे वो मिनिमम हो। तो अब ये सोचो कि इंटरसेप्ट मिनिमम होने के लिए क्या समझ में आता कि वो इंटरसेप्ट इस केस में इसी पॉइंट पे अगर टच कर जाता सर्कल तो वो इंटरसेप्ट 0 ही हो जाता। ये 1,1 है, इन दोनों के देखो 1 और 2 के बीच में डिस्टेंस कितना है 1। तो अगर मैं सर्कल बना लूँ जिसका सेंटर 2,1 हो जाए तो सिंपली वो सर्कल एक्स एक्सिस को इस पॉइंट पे टच ही कर जाता। उस सर्कल का रेडियस कितना होता 1, और इंटरसेप्ट इससे कम तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 2,0 इस पॉइंट से पास ही कर रहा है। तो जो मिनिमम रेडियस वाला सर्कल बना वो 1 रेडियस आ गया। ये क्वेश्चन फिगर से ही हो जा रहा था। अगर ये फिगर से मैं ना करता तो पता है इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ता, मुझे इस सर्कल 2 पॉइंट से पास होने वाले सर्कल की इक्वेशन बनानी पड़ती। वो याद है मैंने कैसे सिखाई थी, x - 1 इंटू x - 2 प्लस y - 1 इंटू y - 0 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली कॉर्ड की इक्वेशन बनाओ। वो सिंपली x प्लस y - 2 बन जाती, ये बनती है इक्वेशन। अब इस सर्कल का एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट निकालना है तो याद है कैसे करते थे, वो सिंपली यहाँ पे सर्कल की इक्वेशन बनी है तो वो अंडर रूट ऑफ, वैसे हम लोग यहाँ पे वो सॉल्व करके भी निकाल सकते थे, नहीं तो यहाँ पे सिंपली क्या करो, एक्स एक्सिस के ऊपर इंटरसेप्ट, इसका इंटरसेप्ट बनाने के लिए इस सर्कल की इक्वेशन में हमें एक्चुअली पूरा इंटरसेप्ट बनाना पड़ता है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा। वो इंटरसेप्ट बनाने के बाद फिर हम उसको मिनिमाइज करने के लिए देखते हैं कि कैलकुलस का यूज़ करें कि डायरेक्टली कर लेंगे क्वाड्रेटिक वगैरह बना के, पर फिर हमें तब ये मेहनत करनी पड़ती, इस क्वेश्चन में नहीं करनी पड़ी। तो ये क्वेश्चन डायरेक्टली फिगर से हो गया, विच इज़ ग्रेट, और सिंपल ही था एक्चुअली। ये बिल्कुल सिंपल है, ये बिल्कुल सेम है। देखो हमने ओरिजिन से जब कॉर्ड ड्रॉ करी उसका नाम रखा है h, तो 1,0 और ओरिजिन ये एंगल को 90 डिग्रीज कर दो, डायरेक्टली hk का लोकस आ जाएगा। ये सेम आ गया। ये भी बेकार है कि अगर मैं चाहता हूँ कि ये लाइन अगर इस सर्कल को कट करे तो सर्कल तो फिक्स्ड है, तो इस लाइन को, इस सर्कल को कट करने के लिए जो लाइन है ये वाली, उसका सर्कल के सेंटर से जो डिस्टेंस होना चाहिए, जो ये डिस्टेंस d होना चाहिए, इस डिस्टेंस d को r से कम होना चाहिए। तो 0, 0 का इस लाइन से डिस्टेंस निकाल देते हैं, वो कितना आ गया c/√2। तो c/√2 को r से कम होना चाहिए, मतलब c को √2r से कम होना चाहिए। तो c √2r से कम होगा, एंड ऐसे ही c नीचे भी -√2r से √2r के बीच में लाई कर जाता। तो इसका ऑप्शन ए भी करेक्ट था और इसका ऑप्शन बी भी करेक्ट था। तो यहाँ पे यही डायरेक्टली आंसर बन गया, विच वॉज वेरी सिंपल एक्चुअली। ए और बी दोनों बन गए और बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड था। ये फिर से बस मैंने केवल अपने नोन काम को रिकॉल करने के लिए करवाया था। ये सर्कल गिवन था, इसका सेंटर था -3,5। हमें गिवन है कि हमने ओरिजिन से इस सर्कल पे टेंजेंट्स बनाए,
इफ द पेरियड कौन सा कोण, हमने टेंजेंट्स बनाए, ये टेंजेंट्स बनाए। अब याद रखना इस तरह के मैंने कई क्वेश्चंस कराए हुए हैं। ये अगर मान लो ओरिजिन है, ये सी है, ये ए है, ये बी है, तो हमें ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालना भी आता है। ये अगर भूल गए हो तो ये रिकॉल करना, याद रखना ट्राइंगल ओ ए बी का एरिया निकालने में हमने ये ऐसे करा हुआ था। ये सब बातें बहुत काम की हैं। ए बी की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। ये एंगल 90 है, अगर ये एंगल थीटा है तो सब ये बातें ध्यान में रखना, अगर ये एंगल थीटा तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ये एंगल फिर से थीटा हो जाता है, ये एंगल 90 माइनस थीटा, एंड कंप्लीटली हम लोग इस लेंथ को निकाल सकते थे। तो इनमें से हर बात को ओ ए के पता होने के बाद आप लोग ये बेस निकाल सकते हो। ये हमें पहले से पता है तो ये आ जाएगा पाइथागोरस अप्लाई करके। ये सब बातें याद रखना क्योंकि क्वेश्चन इस पर कभी भी बन सकता है। पर चलो ये बहुत सिंपल था। हमें किसी ने कहा कि हम अब अगर ओरिजिन से जब इसके ऊपर टेंजेंट बनाओगे तो उसकी लेंथ ऑफ टेंजेंट कैसे आ जाएगी, सिंपली यहाँ पे 0 0 फिल कर दो, वो आ गई रूट लैम्डा। तो ये लेंथ कितनी आ रही है, रूट लैम्डा। ये एंगल 90 डिग्रीज है। इस सर्कल का रेडियस कितना आ गया, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25, 34 माइनस लैम्डा का रूट। तो हाफ ऑफ बेस विच इज रूट लैम्डा इंटू रूट 34 माइनस लैम्डा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, इसका डबल कर लो तो ये कैंसिल हो गया। ये हमें गिवन है कि बराबर है 8 के। हमें सिंपली क्वाड्रिलेटरल का एरिया गिवन था कि 8 है। तो वहाँ से लैम्डा मतलब लैम्डा 34 लैम्डा माइनस लैम्डा स्क्वायर बराबर आ गया 8 के। लैम्डा देख लो कौन सा इसमें फिल होकर सेटिस्फाई करता है, वो डायरेक्टली आंसर है। पर ये बात हमें याद होनी चाहिए थी। ये भी सिंपल है, पर पता है कब सिंपल है, जब हम लोग का ट्रिग्नोमेट्री पे होल्ड हो। ये मिक्स था एक्चुअली। देखो जब भी कभी ऐसे ट्राइंगल बनाओगे इक्विलैटरल, इसके अंदर फिल करता, तो अगर मान लो ये θ1 है तो ये अब समझ में आता है कि ये एंगल θ1 प्लस 2π/3 है, ये 120 डिग्रीज होता है। और ये जो है वो θ1 माइनस 2π/3 बोल दो या θ1 प्लस 4π/3 है। तो अब याद आता है कि cos θ प्लस cos θ प्लस 2π/3 प्लस cos θ प्लस 4π/3 याद आता है हमें कि ये वो 0 हो जाता है। ऐसे ही sin θ प्लस sin θ प्लस 2π/3 प्लस sin θ प्लस 4π/3 भी 0 हो जाता है। तो इसलिए ये बी ऑप्शन भी करेक्ट था और ये ए ऑप्शन भी करेक्ट था। तो इस क्वेश्चन में सारी अंडरस्टैंडिंग एक्चुअली ऐसे बोलने की थी, फिगर बना के। तो याद रखना, देखो ये एंगल 60 डिग्रीज है, सेंटर पे एंगल कितना होता है 120 डिग्रीज। तो ये θ1, ये कितना हो गया θ1 प्लस 120 डिग्रीज। तो हम लोग को फटाफट θ2 बोलना आ गया। ऐसे θ3 था, ये बेकार था। अगर दोनों सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो या एक्सटर्नली टच करेंगे या इंटरनली टच करेंगे। तो सिंपली C1 C2 को एक बार R1 प्लस R2 कर देना था और एक बार R1 माइनस R2। इससे बस आंसर बना लो डायरेक्टली। उस क्वेश्चन में अकेला ही ट्रिक थी, देयर वाज नो अदर स्किल। ये सेम है। अब देखो इस क्वेश्चन में छोटी सी काम की बात है, ये C1 ये C2 कॉमन कॉर्ड तो आ जाएगी S1 माइनस S2 इक्वल टू 0 करके, वो ए ऑप्शन बनती होगी, उन्होंने दिया हुआ है। अब इसमें रिकॉल करो इसका सेकंड पार्ट। हमें कहा टेंजेंट्स एट ए एंड बी टू द सर्कल C1 एट दिस। तो हमें एक सर्कल C1 गिवन है, उसको एक लाइन कट करती है जो कि अब की बार यही लाइन है। इस लाइन के एंड पॉइंट्स पे किसी ने टेंजेंट्स बनाए और बोला कि वो बाहर यहाँ मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन पढ़ते ही याद आता है कि हमने करा हुआ था। कभी भी ऐसे टेंजेंट्स किसी कर्व के ऊपर बने और उसका बाहर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पूछा जाए तो कहाँ से पकड़ते हैं उस सवाल को, बाहर वाले पॉइंट से। सोचो कि ये बाहर वाला पॉइंट अगर x1, y1 है तो ये लाइन इस पॉइंट की वजह से बनने वाली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट है। तो x1 y1 पे सर्कल C1 पे जो कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट बनती वो क्या हो जाती, x1 प्लस y1 इक्वल टू 25। पर ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हमें गिवन है कि ये है x प्लस 2y इक्वल टू 9। तो ये दोनों सेम है। तो इन दोनों को कंपेयर कर दो। x1/1 बराबर है 25/9 के। तो x1 आ गया 25/9, y1/2 आ गया 25/9, वहाँ से y1 आ गया 50/9। तो इसका C करेक्ट है। याद रखना ये इस केस में जो कॉमन कॉर्ड थी वही एक्चुअली कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट थी। तो इस बात को बस केवल रिकॉल कराने के लिए सवाल दिया था। देखो करा सब हुआ है, बस हमने भूलना नहीं है। ये बेकार है, ये कर लो। कंसेंट्रिक विद द सर्कल मतलब सेंटर गिवन है और टचिंग द सर्कल दिस मतलब सिंपली रेडियस आ गया।
इस सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस इस सर्कल के सेंटर से निकाल लो और उसमें से उसका रेडियस माइनस कर दो। तो लेकिन दो सर्कल्स बनते हैं इसमें, एक इस सर्कल को ये मान लो सेंटर है, एक ये वाला सर्कल बन जाता और एक ऐसे ये वाला सर्कल बन जाता। तो हमें दो सर्कल्स बनाने थे, वही उन्होंने दो ऑप्शंस दिए होंगे। इंटरनली भी टच कर सकता था और एक्सटर्नली भी, उन्होंने मेंशन तो करा नहीं, इसलिए दो सर्कल्स आते होंगे विद टू डिफरेंट रेडियस। ये कुछ नहीं, हमें एक सर्कल गिवन है, ये पॉइंट गिवन है, देन P लाइज आउटसाइड द सर्कल इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0। तो इसमें लैम्डा को फिल कर दिया हमने, क्या आ गया, लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा स्क्वायर 2 लैम्डा स्क्वायर, लैम्डा स्क्वायर प्लस ये आ गया यहाँ पे लैम्डा प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलो 2 लैम्डा स्क्वायर तो आया, प्लस 2 लैम्डा भी आया और एक 4 लैम्डा, प्लस 6 लैम्डा हो गया, प्लस 2 माइनस 1 प्लस 1 हो गया इक्वल टू 0। तो ये बनती है इसकी इक्वेशन। तो अब ये जो है P लाइज आउटसाइड द सर्कल इफ लैम्डा इज ग्रेटर देन 0 व्हिच इज ट्रू। लैम्डा अगर पॉजिटिव है तो देखो ये टर्म पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका आंसर कैसा आया, ग्रेटर देन 0। तो इस पॉइंट को इसमें डाले जाने पे जो पावर ऑफ द पॉइंट बनी वो कैसी आ गई, पॉजिटिव, अगर लैम्डा पॉजिटिव है। तो हमें समझ में आ गया कि वो पॉइंट बाहर होगा, क्यों, क्योंकि लैम्डा अगर ग्रेटर देन 0 है। बी ऑप्शन कहता है लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्कल इज लीस्ट व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या बनती, सिंपली ये हमें गिवन है ये वाला, तो इसमें सिंपली लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हो जाती, सिंपली इसका स्क्वायर रूट, जो हमने पॉइंट फिल करा उसका स्क्वायर रूट, एंड लेंथ ऑफ टेंजेंट अंडर रूट S1। तो ये लीस्ट तब होगी व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0। एक्चुअली इसमें इस ऑप्शन में गड़बड़ है, क्योंकि इसमें केवल ये बात को देखना, लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम P टू द सर्कल इज लीस्ट व्हेन लैम्डा इज इक्वल टू 0। देखो लैम्डा इक्वल टू 0 पे ये दोनों टर्म्स तो 0 हो जाएंगी, पर एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक बनी हुई है। तो इस क्वाड्रेटिक का जो वर्टेक्स आ रहा है वो कहाँ पे आ रहा है, वो आ रहा है -3 लैम्डा इज इक्वल टू -3/2 के ऊपर। तो बी ऑप्शन को इसमें बी और सी उन्होंने दोनों सेम दिए हुए जो कि गलत है। तो इस क्वेश्चन में इसके इस वाले पार्ट में कहीं से गलती है, लैम्डा इज इक्वल टू -3/2 होगा एक्चुअली। चलो लेंथ ऑफ टेंजेंट को लीस्ट करने के लिए हमें क्लैरिटी है कि ये क्वाड्रेटिक को लीस्ट होना चाहिए। तो पर उसमें अब एक गड़बड़ और है कि जो, चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को, एक्चुअली इसका आंसर बना लेते हैं। जो सर्कल हमें गिवन है उसका सेंटर कितना है, -2,0। देखो सर्कल का सेंटर कितना है, -2,0, और इसका रेडियस कितना है, 2 का स्क्वायर 4 + 1 5 विच इज √5। ऑरिजिन इस सर्कल के अंदर लाई कर रहा है, ये सर्कल है, कुछ ऐसे का सर्कल है। इस सर्कल पे लैम्डा प्लस 1 पॉइंट, अगर लैम्डा पॉजिटिव है तो वो पॉइंट बाहर ही हो गया। तो जो इस पॉइंट की वजह से जो लेंथ ऑफ टेंजेंट बनती है वो लैम्डा पुट करा के आ गई, वो बन गई है। तो अगर मैं चाहता हूँ कि ये एक्सप्रेशन लीस्ट हो, साथ में लैम्डा, इसका आंसर पॉजिटिव भी आना चाहिए, 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा प्लस 1, इसको पॉजिटिव भी होना चाहिए। तो इसके रूट्स कहाँ पे होंगे, वैसे ये कट करेगा, दोनों इसके नेगेटिव रूट्स होंगे, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स दोनों नेगेटिव होंगे। तो इसकी लीस्ट वैल्यू बनेगी, इसके वर्टेक्स पे तो ये नेगेटिव आएगा, तो 2 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से अगर मैं लैम्डा की वैल्यू निकालूँ, बट इस क्वेश्चन में ये टर्म में गड़बड़ है। लेंथ ऑफ टेंजेंट इसके इसमें किसी ना किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए ये इसके ऊपर लाई कर जाएगा एक्चुअली। मतलब इसमें जो बी वाला जो ऑप्शन है ना, इसमें इसकी रिलेवेंस नहीं है एक्चुअली, क्योंकि किसी लैम्डा की वैल्यू के लिए ये टर्म 0 हो जाएगी। देखो ये क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट 0 हो सकता है। तो जब ये इसकी वैल्यू जब 0 हो जाएगी तो उसको डाले जाने पे लेंथ ऑफ टेंजेंट 0 आ जाएगा, मतलब वो पॉइंट P सर्कल के ऊपर होगा। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट मिनिमम हो गई विच इज़ 0। तो इस क्वेश्चन में जो ये जो ऑप्शंस हैं वो करेक्ट नहीं है। लैम्डा की वैल्यू -3 नहीं होगी, क्योंकि लैम्डा की वैल्यू -3 नहीं होगी, ये -3/2 हो सकती है। फिलिंग में ना मैंने गलती कर दी हो, ये आ गया 4 लैम्डा और यहाँ से लैम्डा प्लस 1 2 लैम्डा, ने ठीक लिखा हुआ है। तो इन्होंने क्वेश्चन जहाँ पे बनाया उन्होंने गड़बड़ कर दी इसमें। ये अब सेम है, देखो OP/OQ लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम दिस, जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन करा था, ये वही है। तो अब ये करा हुआ है, अब अगर गलत करा है तो उसको अपने हाथ से निकालना चाहिए था कि अब ये सही होगा कि नहीं। इसमें बोला कंसिडर 2 फिक्स लाइंस, दिस इन दिस एंड अ वेरिएबल लाइन दिस,
अब देखो इस केस में ना यहाँ पे नोटिस करो कि हमें जो 2 फिक्स लाइंस गिवन है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। अब देखो हमें जो 2 लाइंस गिवन थी, नोटिस करो कि वो दोनों आपस में पैरेलल थी। हमें किसी ने 2 पैरेलल लाइंस दी, ये कोई और लाइन दी, तो अब हमसे कहा गया कि ये जो तीसरी लाइन है, ये लाइंस आपस में पैरेलल हैं, और ये कोई थर्ड लाइन है जो कि हम चाहते हैं कि लाइन ऐसी हो कि वो इन तीनों सर्कल्स, एक सर्कल इन 3 लाइंस को टच करे। तो इस केस में क्या हमें समझ में आता है कि ये लाइन कैसी भी होती, यहाँ पे भी एक सर्कल बन सकता था जो कि इसको टच करे, और ऐसा एक यहाँ भी बन सकता था जो कि पता नहीं कहाँ टच करेगा लेकिन कर सकता था। तो ऐसे 2 सर्कल्स बन जाते जो कि इन 3 लाइंस को टच करें। और अब इसमें काम की बात क्या थी कि ऐसे 2 सर्कल्स बन जाते, पर क्या कभी गड़बड़ हो सकती थी? तो हो सकती थी। वो गड़बड़ कब होती कि जब ये जो थर्ड लाइन होती ये भी एक्चुअली इन्हीं लाइंस के पैरेलल हो जाती। तो कब होती पैरेलल? इस लाइन का स्लोप कितना है -a/b, जब वो बराबर हो जाता है इस लाइन का स्लोप के, विच इज 3/4 के। तो इसका मतलब 3b + 4a, 4a + 3b अगर 0 हो जाता तो उस केस में ये वाली लाइन एक्चुअली इन दोनों के पैरेलल ही हो जाती। उस केस में गड़बड़ क्या होती? उस केस में गड़बड़ क्या होती है? लाइन एक्चुअली जो भी ये लाइन बन जाती 3x + 4y, जो भी सिंपली -a/b अगर उसके बराबर हो जाता। तो इन दैट सिचुएशन व्हाट वुड हैव अकर्ड इज दिस, कि जब ये तीनों लाइंस पैरेलल हो जाती तो उस केस में सर्कल अब की बार इन दोनों को टच करता और इसको टच करता, तब ना बन पाता। अब हम ऑप्शंस पे गए। ये कहता है कि देयर विल बी 2 सर्कल्स टचिंग ऑल द लाइंस फॉर ऑल a and b, व्हिच इज रॉन्ग। देयर विल बी 2 सर्कल्स टचिंग ऑल द लाइंस सच दैट 4a + b = 0, व्हिच इज रॉन्ग। ये हमने देख लिया यहाँ पे। देयर विल बी 2 सर्कल्स टचिंग ऑल द लाइंस फॉर ऑल a and b सच दैट 4a + 3b इज नॉट इक्वल टू 0, ये सही है। देयर कैन नॉट बी मोर देन 2 सर्कल्स टचिंग ऑल द 3 लाइंस, ये भी सही है। तो हमें क्लैरिटी है कि 2 सर्कल्स बन सकते हैं कोई भी सिचुएशन में। तो इस क्वेश्चन में पूरी तरह जो रोल था वो फिगर का ही था, कोई ट्रिक नहीं थी। द सर्कल दिस टचेस x and y axis and a variable line cutting x axis at a and y axis at b। हमें ये गिवन है OA है और OB भी है, ठीक है। तो जो सर्कल हमें गिवन है उसका सेंटर कितना है 0,2 और उसका रेडियस कितना है 4 - 4 0। सिंपली नहीं, सर्कल का रेडियस कितना हो गया 2, सर्कल का सेंटर है 0,2 एंड इस सर्कल का रेडियस आ गया सिंपली 4 - 4 0 x²। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कुछ गड़बड़ है। ये तो एक्चुअली केवल ये पॉइंट सर्कल बन गया और कुछ इसमें कुछ मिसिंग है, कुछ ऐसा है जो कि इसमें मिसिंग है। x/a + y/b बराबर है 1 के। इस क्वेश्चन की लैंग्वेज में कहीं कुछ गड़बड़ है, पर अदरवाइज ये तो पर कंप्लीट स्क्वायर ही बन गया। सर्कल का सेंटर 0,2 आ गया, रेडियस 0 आ गया, कुछ मिसिंग है। पर चलो इस क्वेश्चन को फिर इसको एलिमिनेट कर दो। पर एक्चुअली सेंस पता है क्या था कि सोचो कि अगर ये कोई सर्कल है, ये लाइन है, तो इस लाइन के ऊपर का हर पॉइंट अगर सर्कल के बाहर होता तो एग्जैक्टली कुछ उस तरह की अंडरस्टैंडिंग पे बेस्ड है पूरा क्वेश्चन की हम लोग साइन जज करते हैं व्हाटएवर। पर चलो ये आगे असाइनमेंट में कवर हो जाएगा, वैसे ये क्लास में कवर्ड है। ये लाइन अगर इस सर्कल को टच करती है और नॉर्मल टू दिस सर्कल है, तो इस सर्कल का जो सेंटर होगा वो इस लाइन से पास करेगा, एक इक्वेशन। साथ में इस लाइन का इस सर्कल के सेंटर से डिस्टेंस बराबर होगा रेडियस के, तो वहां से a और b निकाल लेते, 2 इक्वेशंस 2 अननोन्स। इस क्वेश्चन में क्या बोला, दीज 2 सर्कल्स इक्वेशन। देखो जब भी 2 सर्कल्स एक दूसरे को टच करते हैं तो उनके टचिंग वाले पॉइंट पे जो कॉमन टेंजेंट होता है उसकी इक्वेशन हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। जिस पॉइंट पे दोनों सर्कल्स टच करते हैं तो उनके टच वाले पॉइंट पे कॉमन टेंजेंट हम कैसे जो ऑब्टेन करते हैं, याद रखना, ये हमें याद होता है कि जो ये वाला कॉमन टेंजेंट है ये डायरेक्टली क्या आ जाता है S1 - S2 = 0, ये वाला कॉमन टेंजेंट। जिस पॉइंट पे दोनों टच करेंगे उस पॉइंट पे कॉमन कॉर्ड की इक्वेशन ही कॉमन टेंजेंट होगा। तो इस क्वेश्चन में हमने कुछ नहीं करना था, बस सिंपली दोनों को माइनस कर देना था। तो देयर वाज नो ट्रिक। अकेला काम क्या था कि इस बात को हम सही से एग्जीक्यूट कर पाए। देयर वाज नो स्किल इन दिस क्वेश्चन। इसमें हमें गिवन है कि अ सर्कल ऑफ रेडियस √3 - 1 टचेस। थोड़े क्वेश्चंस को पहले अलग अलग कर लेते हैं।
तो यहाँ तक देख लेते हैं पहले। हमें गिवन है सर्कल ऑफ रेडियस √3 - 1 टचेज द स्ट्रेट लाइन दिस एंड दिस। अब देखो इन दोनों लाइंस को देख के पता है मेरे मन में डायरेक्टली थॉट क्या आता है कि इस लाइन का एंगल कितना है 60 डिग्रीज, इस लाइन का एंगल कितना है 30 डिग्रीज। तो लाइंस ये ऐसी है, कोई सर्कल है जिसका रेडियस √3 - 1 है, वो दोनों को टच करता है, तो वो जो सर्कल बनेगा वो अगर मान लो वो सर्कल अगर ऐसा कुछ अगर है तो उस सर्कल का रेडियस कितना है √3 - 1। अब ये समझ में आता है कि सर्कल का जो सेंटर होगा वो एग्जैक्टली बीच में लाई करेगा। देखो बड़े काम की बात है इसको समझना। ये एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल 60 डिग्रीज है, तो बीच का एंगल कितना होगा 45 डिग्रीज। मुझे ओरली क्लियरिटी है कि जो सर्कल मुझे चाहिए उसका सेंटर लाई करेगा या तो y = x के ऊपर, या फिर एक्चुअली इस तरफ यहाँ पे लाई कर सकता है y = -x के ऊपर। दो ऑप्शंस बन जाते हैं, दो तरह के सर्कल पॉसिबल थे इस क्वेश्चन में, या y = x या y = -x। तो अगर y = x के ऊपर लाई करता तो हमें क्लियरिटी है कि अब ये डिस्टेंस कितना है √3 - 1, ये डिस्टेंस कितना है √3 - 1, ये एंगल बीच वाला कितना है 15 डिग्री, ये एंगल कितना है 15 डिग्री। तो अब हमें समझ में आता है कि जो ये डिस्टेंस होगा, देखो इसको नोटिस करना, ये डिस्टेंस कितना है सिंपली r या कुछ भी मान लो, ये जो डिस्टेंस है दिस इज एक्चुअली x² + y² कर, तो √2x बना, तो √3 - 1 अपॉन √2x मतलब दिस अपॉन दिस, ये बराबर होगा sin 15 डिग्री के, ये बराबर हो जाएगा sin 15 डिग्री। वहाँ से एक्चुअली ये x निकला था। तो इन क्वेश्चंस में हम सेंस कैसे बनाएं वहाँ से बात बनती, तो ये कोऑर्डिनेट आ जाता, सेंटर आ गया, रेडियस आ गया। ऐसे ही y = -x लेके करो, उससे भी ऑप्शन बन जाता। तो इस केस में दो आंसर आते होंगे, पर सेंस एग्जैक्टली ये था। और ये भी क्वेश्चन अच्छा है क्योंकि फिगर के ऊपर बेस्ड था, तो इसका आंसर मैच कराना साथ साथ। नंबर ऑफ पॉइंट सेटिस्फाइंग दिस एंड, ये बेकार था। देखो हमें सर्कल के अंदर के पॉइंट्स के बने, सर्कल का रेडियस कितना 4 और 3x + 4y = 20। तो जब इसमें y को 0 पुट करो तो x कितना आ गया 5, x को 0 फिल करो y कितना आ गया, x को 0 फिल करो y कितना आ गया 20/3, 20/3 कितना होता है 6 पॉइंट समथिंग। तो एक्चुअली ना इस सर्कल के सेंटर का 0 0 का डिस्टेंस इस लाइन से निकाल लो, 0 0 का डिस्टेंस इस लाइन से निकालो, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 20/5 विच इज 4। इसका मतलब ये जो लाइन है वो इस सर्कल को एक्चुअली टच कर रही है। देखो इसका रेडियस भी 4 है, तो नंबर ऑफ पॉइंट्स जिसके लिए कि ये <16 हो, मतलब पॉइंट सर्कल के अंदर होगा, इस लाइन के ऊपर होगा, तो ऐसा कोई पॉइंट नहीं है, तो 0 आंसर आ गया इसका, <1 एंड 0। पर ऐसे क्वेश्चंस में ना कई बार अच्छा क्वेश्चन होता है, ये तो उतना अच्छा नहीं था। वो कई बार ना हमें सर्कल दे के ऐसे लाइन कटवा लेते हैं, तो हमें उस केस में x और y मान लो कि दिया होता कि इंटीजर है, तो उस केस में मुझे ये पॉइंट देखने पड़ते कि इनमें से कौन कौन सा इंटीजर इसके अंदर लाई करेगा। ये क्वेश्चन उतना अच्छा नहीं था, पर हो सकते हैं इससे रिलेटेड अच्छे क्वेश्चन। ये बेकार है। आप देखो ये कॉमन कॉर्ड ऑफ C1 C2 एज डायमीटर हमने करा हुआ है ना, सिंपली S1 + लैम्डा L = 0 लिख लो, उसके बाद ये सर्कल डायरेक्टली ऑब्टेन हो जाता। तो ये बिल्कुल सेम काम की प्रैक्टिस थी। हमें गिवन है कि ये लाइन y = x इस सर्कल पे ओरिजिन पे टेंजेंट है और रेडियस उसका 1 है, तो ये क्या बेकार सा क्वेश्चन है। कोई ये सिचुएशन होगी, सर्कल का सेंटर या यहाँ पे होगा या यहाँ पे होगा, तो ओरिजिन को सिंपली -1 स्लोप पे हमने 1 ट्रैवल कराना था, तो सर्कल का सेंटर आ जाता। तो ये भी फ्री के मार्क्स थे प्रैक्टिस के लिए। हमें गिवन है 2 सर्कल्स विथ इक्वल रेडियाई आर इंटरसेक्टिंग एट द पॉइंट्स 0 1 एंड 0 -1, द टेंजेंट एट 0,1 to 1 सर्कल। टर्म क्या डिफाइंड थी कि 2 सर्कल्स हमें गिवन है विथ इक्वल रेडियाई इंटरसेक्ट करते हैं एट दीज 2 पॉइंट्स। तो सिंपली मैंने इसकी फिगर बनाई, 0,1 यहाँ पे, 0,-1 यहाँ पे। तो एक सर्कल मान लो कि अगर ऐसा बना तो बिल्कुल सिमेट्रिकली जो सेकंड सर्कल बनता वो ऐसा बन जाता, इक्वल रेडियाई है। तो इसका सेंटर अगर यहाँ पे है तो उसका सेंटर सिमेट्रिकली यहाँ पे होगा। तो मैंने अपने आप को समझाने के लिए सर्कल का सेंटर मान लो h,0 मान लिया, इस वाले का -h,0 हो गया। बिल्कुल सिमेट्रिकल फिगर है, सब कुछ तो सेम है। अब ये 1 है, ये 1 है, तो इस सर्कल पे जो टेंजेंट बना, तो मेरे को और कुछ नहीं क्लिक करा, मैंने इस सर्कल की इक्वेशन बना ली, x - h²
प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रेडियस। रेडियस कैसे बनाओगे, देखो ये डिस्टेंस h है, ये 1 है, तो रेडियस h स्क्वायर प्लस 1 का रूट हो गया, तो r स्क्वायर वो हो गया h स्क्वायर प्लस 1। ये मैंने इस सर्कल की इक्वेशन बना ली। अब इस सर्कल पे 0,1 पे टेंजेंट कैसे निकालोगे, याद है, सिंपली x माइनस एच इंटू 0 माइनस एच प्लस वाई इंटू y1 कितना है 1, ये बराबर है h स्क्वायर प्लस 1 के। तो ये इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट आ गई इस सर्कल पे, इस पॉइंट पे। अब इसका जो टेंजेंट है वो पास करता है इससे, तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन बनाई ये माइनस h, 0 को सेटिस्फाई करेगी। तो अब क्या टेंशन है, माइनस h, 0 इसमें डाल दो, हमारा क्या जाता है, तो सिंपली माइनस h, 0 इसमें फिल करा, ये आ गया माइनस h माइनस 2h इंटू माइनस h, 2h स्क्वायर ये 0 हो गया बराबर है h स्क्वायर प्लस 1 के। वहाँ से हमें क्लियरली मिल गया, अच्छा नहीं ये पॉइंट है 0, मतलब माइनस h, चलो ये ठीक ठीक बनाया हुआ है। तो ये सिंपली 2h स्क्वायर आ गया h स्क्वायर प्लस 1, h स्क्वायर आ गया 1, वहाँ से h आ गया प्लस माइनस 1, h आ गया प्लस माइनस 1। तो एक्चुअली सर्कल का जो सेंटर बना वो 1,0 और माइनस 1,0 बना, CD बना इसका आंसर, एक्चुअली A नहीं बना, C और D बना। पर लैंग्वेज इंटरेस्टिंग थी पर स्पेशल नहीं थी। अब हम इसमें क्या बोला, स्लोप ऑफ अ लाइन विच इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्रीज टू द टेंजेंट ऑफ द सर्कल दिस एट 2,0। यस, तो इस सर्कल पे 2,0 पे जो टेंजेंट बनेगा, पहले तो हमें उसकी इक्वेशन चाहिए थी। तो वो कैसे बनाते, 2,0 पहले इसके ऊपर लाई कर रहा है, तो आ जाती x प्लस 2 इंटू एच प्लस 2 प्लस वाई माइनस 3 इंटू 0 माइनस 3 इक्वल टू 25। याद है x माइनस एच, x1 प्लस y1 कर देते थे। तो यहाँ पे अगर x की जगह अगर x माइनस एच है तो सेम कहानी तो हमने करी, बस क्लियर मैंने तेज लिख दिया, x माइनस एच इंटू x1 माइनस एच प्लस y माइनस के इंटू y1 माइनस के इक्वल टू r स्क्वायर। तो यहाँ पे बस ये टेंजेंट की इक्वेशन बनाई। अब इसका स्लोप निकाल लो, देखो ये स्लोप क्या आ रहा है, 4x आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ रहा है माइनस 3y। तो इस लाइन का स्लोप कितना है 4x माइनस 3y, वो स्लोप हो गया 4/3। तो मुझे वो लाइन निकालनी है जो कि 4/3 के साथ 45 डिग्रीज के एंगल पे, तो वो निकालना आप जानते हैं। उसके बाद फिर फॉर्मूला अप्लाई कर लो, m माइनस 4/3 अपॉन 1 प्लस m इंटू 4/3, इसको बराबर कर दो 1 के और एक बार बराबर कर दो -1 के, वहाँ से m आ जाता। पर देखो ये पता है सब बातें याद होंगी तभी कर पाओगे, नहीं तो एग्जाम में ड्रामे ही होते रहेंगे। A line AB is divided at C such that AC is equal to 3 times of CB, ठीक है। AC is equal to 3 times of CB, मतलब AC 3 times of CB, मतलब ये 3:1 के रेशियो में डिवाइडेड है। अब ये देखिए हमें कहा गया circles are described on AC and CB as diameter and a common tangent meet AB produced at CD। कुछ नहीं है, उन्होंने ना लैंग्वेज घुमाई होती है, वो देखने में लगता है ना कि पता नहीं क्या करवा लिया हमसे इतना कुछ हो ही नहीं सकता, इतना पढ़ लेते तो हम नासा में साइंटिस्ट ना होते, पर कुछ स्पेशल होता नहीं एक्चुअली। ये सिचुएशन है, हमें कहा गया कि एंड अ कॉमन टेंजेंट मीट AB प्रोड्यूस्ड एट CD, ठीक है। देन रेडियस, अब देखो इस क्वेश्चन को देखो मैं कैसे डील करता, सिंपल सी कहानी बनाते हैं। ये 3:1 का रेशियो है, तो इसका मतलब इसका रेडियस 3:1 के रेशियो में R1:R2। तो अब हमें अगर इस पे कॉमन टेंजेंट अगर बनाने को कहा गया तो कुछ नहीं, ऐसे ड्रामेटिक उन्होंने काम करा, दिमाग लगाओ, ये सर्कल बना लो। मान लो अगर मैं सेंटर ले लेता हूँ 0,0 समझाने के लिए, तो अब ये दिखता है कि ये जब पूरा डिस्टेंस 3:1 का रेशियो है तो ये रेडियस भी 3:1 का रेशियो है। तो ये सिचुएशन है, ये D पे मीट कर रहा है, तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज BD, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज BD। तो अब हमें ये याद आता है, मैंने ये कराया हुआ है, ये R1 ये R2, सिंपली ये R1 और दूसरा R2। तो अब हमें ये कनेक्शन बनाना पता था कि ये कनेक्शन हमने कैसे बनाने, नीचे क्वेश्चन निकाल दो। ये R2, ये एंगल अगर मान लो थीटा है, तो हमें विजिबल है कि ये डिस्टेंस अगर मान लो जो BD डिस्टेंस है उसका नाम अगर मैं मान लो K रख लूँ, तो अब ये इसका सेंटर अगर मान लो ये K है, ये R1 है, तो अब हमें विजिबल है कि R1 अपॉन
Now this is R1 upon this distance, which is R1 plus K, is same as R2 upon ये एंगल 90 डिग्रीज है, R2 प्लस 2R1 प्लस K, ये बने सिचुएशन। और R2 मैं जानता हूं कि दिस इज 3R1, तो यहाँ पे R2 की जगह बस 3R1 लिख लो, उससे डायरेक्टली इन दोनों के बीच में कनेक्शन बन जाता। ये 3R1 हो गया, तो R1 अपॉन R1 प्लस K बराबर आ गया 3R1 अपॉन R2 प्लस R2 कितना है 3R1, ये आ गया 5R1 प्लस K। तो R1 R1 काट दो, हमें मिल गया कि 5R1 प्लस K इज इक्वल टू 3R1 प्लस 2K। तो वहाँ से हम लोग को सिंपली 2R1 बराबर आ गया K के, तो 2R1 बराबर आ रहा है K के। रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल इज BD। BD नहीं आ रहा, रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्कल BD नहीं आ रहा, उसका डायमीटर ऑफ द स्मॉलर सर्कल आ रहा है। चलो इसको बना के देखना कि कहाँ पे कुछ मेरे से मिस हो रहा है क्या। पर एग्जैक्टली ऐसे करना था इस क्वेश्चन को, एग्जैक्टली यही करना था, एग्जैक्टली यही करना था, पर देयर वाज नो अदर स्किल। अब देखो ये क्वेश्चन भी ना हमने सब करा हुआ है, इसका हर पार्ट करा हुआ है, पर इसमें इसके सेंस को अप्लाई कैसे करना था, बस वही काम था। ये मैंने क्लास में भी कराया हुआ है मेरे ख्याल से। तो अब ये ना जो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग डिस्कशन कर रहे थे, ये उसी का एक्सटेंशन था। मैं नीचे वाले भी जरा अलग अलग कर दूं, फिर उससे ईजी हो जाएगा। हमें किसी ने दिया टेंजेंट्स PA PB आर ड्रॉन फ्रॉम दिस पॉइंट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ठीक है, एंगल बिटवीन PA PB इज। अब देखो इन सारे क्वेश्चंस की सेंस में हमने ये सीखा हुआ है ना कि ये एक सर्कल है, किसी ने बोला कि किसी बाहर वाले पॉइंट से हमने टेंजेंट्स बनाए तो उनके बीच में एंगल बता दो। तो अब ये एंगल हम कैसे बताते थे, याद है, ये अगर P है, ये A है, ये B है, तो अगर मुझे एंगल बिटवीन PA PB अगर निकालना है, तो अगर ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल 90 डिग्रीज है। तो अब मुझे सिंपली ये पता है कि जो ये डिस्टेंस है ये रूट S1 है। ये कितना है, इसका रेडियस R, जो कुछ भी इसका नाम R है, R1 लिखा गया मेरे से, पर R है। तो जो ये R है हमें विजिबल है इस क्वेश्चन में। देखो मेरे को इसमें विजिबल है कि R अपॉन रूट S1, R अपॉन रूट S1 ये बराबर है tan थीटा के। और मुझे एक्चुअली क्या निकालना है, मुझे अगर मान लो tan इनवर्स पे अगर आंसर बनाना है तो tan 2 थीटा बना लो। तो tan 2 थीटा कितना होता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, R स्क्वायर अपॉन S1, ये बन जाता है tan 2 थीटा। तो इसका tan इनवर्स ये बन गया, ये आ गया 2 थीटा। तो हो गया tan इनवर्स ऑफ 2, एलसीएम लोगे आ जाएगा 2R रूट S1 अपॉन S1 माइनस R स्क्वायर, S1 माइनस R स्क्वायर। तो इसका बी ऑप्शन बन गया 2R रूट S1 अपॉन S1 माइनस R स्क्वायर। ये था पहला पार्ट, लेंथ ऑफ कॉर्ड AB। अब देखो जब लेंथ ऑफ कॉर्ड AB की बात आए ना तो उसको सोचते ऐसे हैं, ये पॉइंट है, ये मैंने बनाया, देखो मेरी स्पीड नोटिस करना और ये सेंस नोटिस करना, ये सेंटर है, ये एंगल 90 डिग्रीज है, मुझसे इस कॉर्ड की लेंथ पूछी गई। तो अब या तो मैं कॉर्ड AB निकालूं और उसके बाद लेंथ बनाऊं, तो वो तो टाइम बर्बाद हो गया। अब देखो ये एंगल, इस एंगल थीटा का मुझे tan थीटा आता है, इस एंगल थीटा का मुझे tan थीटा आता है, tan थीटा आता है मतलब सब कुछ आता है, जो मर्जी पूछ लो। अब ये एंगल पूरा 90 डिग्रीज है, ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना, ये एंगल थीटा, ये एंगल 90, ये मुझे पता है कि दिस इज रूट S1। तो हमें क्लियरली समझ में आता है कि ये लेंथ मैं जानता हूँ कि रूट S1 है, ये एंगल अगर मान लो थीटा है, तो जो इतनी लेंथ होगी, ये लेंथ का नाम अगर मान लो मैं रख लूँ L, तो मुझे 2L निकालना है एक्चुअली। तो जो L है, L अपॉन रूट S1, L अपॉन रूट S1, L अपॉन रूट S1 हमें विजिबल है कि डायरेक्टली बराबर है साइन थीटा के। तो एक्चुअली जो L है वो बराबर है रूट S1 इंटू साइन थीटा। तो मेरा आंसर होगा 2 टाइम्स रूट S1 इंटू साइन थीटा। और tan थीटा मैंने अभी अभी बनाया, tan थीटा कितना है, जिसमें tan थीटा मैं जानता हूं कि दिस इज व्हाट R अपॉन रूट S1, हम लोगों ने अभी अभी बनाया। तो tan थीटा अगर पता है तो हम साइन थीटा बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं, ये R है, रूट S1 है, तो ये बना लो, ये आ जाएगा R स्क्वायर प्लस S1। तो वहां से
साइन थीटा कितना बन जाएगा, आर अपॉन आर स्क्वायर प्लस S1, बस यहाँ पे लिख दो, अपने मार्क्स आ गए। तो बन जाता है 2r अपॉन आर स्क्वायर, मतलब आर प्लस जो भी हम लोगों ने टर्म बनाई। तो इसको ऑप्शन ए में रूट वगैरह, हाँ रूट आ जाता साथ में, वो मैंने मिस कर दिया, इसका रूट बन जाता। तो S1 स्क्वायर नहीं आएगा मेरे ख्याल से यहाँ पे ना, S1 आएगा, पर आंसर इसका ए के कॉरस्पॉन्डिंग बन जाता, बस यहाँ पे S1 स्क्वायर को टैली कर लो, वो नहीं आएगा। पर सेंस देखो कितना सिंपल है। जब अब इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB जब निकालना हो, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे पीछे भी कि जब कभी एरिया ऑफ ट्राइंगल PAB निकालना है तो हमें समझ में आता है कि सेम सेंस है। अब देखो इस ट्राइंगल में हमने ये तो लेंथ निकाल ली, जब ये निकाल ली, ये एंगल थीटा है, ये रूट S1 है, तो बस यही लेंथ तो रह गई, ये लेंथ भी आ गई। क्यों, हमें विजिबल है कि मान लो ये हाइट अगर है, इसका नाम अगर मैं K रख लूँ, तो K अपॉन रूट S1 ये बराबर था कॉस थीटा के, तो वहाँ से K कितना आ गया, रूट S1 कॉस थीटा, तो हाफ बेस इंटू हाइट कर लो, टैन थीटा हमें पता है। ये क्वेश्चन पता है क्यों दिया है, कि सर्कल में हमें पता होता है कि किसी भी पॉइंट से अगर मान लो ऐसे कॉर्ड बना के काटो, किसी पॉइंट से कॉर्ड बना के अगर काटो ना, तो PA इंटू PB हमेशा PT स्क्वायर के बराबर आता है। ये इस पॉइंट से बनने वाला जो टेंजेंट बनेगा ना, उसके स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। तो अब हमें कहा गया कि अल्फा कॉमा बीटा को हमने यहाँ डाला, तो जो PA इंटू PB होगा ये बनाने की जरूरत नहीं है, PA इंटू PB बराबर आता है PT स्क्वायर के, तो वो कितना आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। ये बनना चाहिए था मेरा आंसर। तो अब इस क्वेश्चन में मेरा पूरी तरह फोकस क्या होना चाहिए था कि ये कैसे बन रहा है। तो अब यहाँ पे मैं K को क्या ले लूँ, तो इसको जब एक्सपैंड करोगे इसमें विजिबल है कि इसमें 2 अल्फा बीटा आ रहा है, तो 2 अल्फा बीटा कटना चाहिए, तो K कितना हो जाएगा, 2। ये मेरा आंसर बनना चाहिए, उन्होंने आंसर ये दिया। तो याद रखना, सर्कल के केस में किसी बाहर वाले पॉइंट से जब टेंजेंट बनाते हैं तो ये बराबर हो जाता है इन दैट केस PT स्क्वायर के। इस क्वेश्चन में क्या बोला, हमें टर्म गिवन है कि इफ द सर्कल दिस एंड दिस बाइसेक्ट। अब देखो ये हमें एग्जैक्टली लैंग्वेज पता है कि इस केस में क्या करना चाहिए था, ये सर्कल जो है अगर वो इसकी सर्कमफेरेंस को बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब इन दोनों की जो कॉमन कॉर्ड है, वो जो कॉमन कॉर्ड होगी, इस सर्कल का सेंटर उसके ऊपर लाई करेगा। सिंपल सा रूल, कॉमन कॉर्ड जो होगी वो इस सर्कल का डायमीटर है, तो इस सर्कल का सेंटर उसके ऊपर लाई करेगा। सेंटर कितना है, 1,-4। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करके कॉमन कॉर्ड बना लो और 1,-4 को उसके ऊपर पुट करा दो, डायरेक्टली आंसर आ जाता। ये हमने करा हुआ है। चलो, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ द कंप्लीट डिस्कशन ऑफ दिस असाइनमेंट। तो अगर इसको अपने आप अटेम्प्ट नहीं करा तो याद रखना, अब कोई सिलेक्ट नहीं करवा सकता। बिना अपने आप क्वेश्चंस करे कोई उसका कोई तोड़ नहीं है, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो पूरी तरह अगर मान लो इन क्वेश्चंस को नहीं करा तो क्लासेस अटेंड करो, रट रोज जितनी बातें कराएंगे, पर टेस्ट के समय मुझे पूरी तरह एग्रेसिव चाहिए। जो टेस्ट हो रहे हैं ना ऐसे बिल्कुल स्टेप वाइज, उसमें मार्क्स लेने की करो। अपने आप मेन एग्जाम दैट वुड टेक केयर ऑफ इटसेल्फ बाय इटसेल्फ, अपने आप ही अपना जो एग्जाम फाइनल होगा वो क्लियर हो जाएगा। चलो, जो क्वेश्चंस करें इनको थॉरली रिवाइज करो।